Hello and welcome to Vimochana Edu. This is a series of geography optional and we are doing oceanography, which is module 4 of our series. This is the continuation of our previous class जहाँ पर हम लोगों ने ओशन फ्लोर स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हम लोगों ने बेसिक्स देख लिया था और ओशन फ्लोर्स के कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देख रहे थे। ठीक है, इससे पहले जो मैंने पूरा एक पार्ट बनाया था वो बहुत ही बेसिक था। अब हम थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर जाएंगे, जिसमें आप लोगों को लगेगा कि ये सीधा सीधा हम लोगों का ज्योग्राफी ऑप्शनल बेस्ड में आप लोगों को करा रहा हूँ। ठीक है, इसीलिए मैंने ये था पूरा का पूरा लेक्चर को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। क्लास ये सेम रहेगी क्योंकि एक सेकंड क्लास है अपन लोगों की, तो क्लास ये मेरी सेम रहेगी, बस मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला पार्ट जो था वो पूरा का पूरा बेसिक्स था, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को ओशन फ्लोर के जितने भी लेयर्स थी, ठीक है, कॉन्टिनेंटल, ओशनिक, मिड ओशनिक रीजेस, इन चीज़ों के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दी थी। तो अब ये मैं क्यों कर रहा हूँ, इतना ज़्यादा थोड़ा सा डीप में क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है कि मैं आप लोगों को 100% एग्जाम बेस्ड क्लास स्टडी करवाऊंगा और आप लोगों के नोट्स भी वैसे ही तैयारी करवाऊंगा। ठीक है, अब जो क्वेश्चन थे जैसे सबमरीन कैनियंस, हिप्सोग्राफिक कर्व और लेयर अबव द अवेजल प्लेन, ये क्या है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ चुके हैं इसके ऊपर और कुछ स्टूडेंट्स के डाउट्स आ रहे थे कि उन लोगों को अभी भी सबमरीन कैनियंस के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो रही थी करने में। मेरे पास कुछ मेल्स आए थे, तो मैं उन लोगों के लिए ये स्पेशल लेकर आया हूं। उसमें मैं थोड़ा सा और डिटेल में इसको एक्सप्लेन करूंगा। आई बात समझ में? वैसे आप लोगों ने अगर मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो मैंने बोला था कि मैं हिप्सोग्राफिक कर्व से ही स्टार्ट करवाऊंगा, लेकिन ये जो डाउट्स आए हैं इसलिए मैं सबमरीन कैनियन से मैं स्टार्ट करवाऊंगा। आई बात समझ में? है ना? आगे बढ़े तो देखो सिलेबस में देख लो, ओशनोग्राफी के अंदर हम लोग अभी सिलेबस के अंदर बॉटम टोपोग्राफी करवा रहा हूं, लेकिन सिलेबस के अंदर बॉटम टोपोग्राफी ऑफ अटलांटिक, इंडियन और पैसिफिक ओशन लिखा हुआ है। इसका मतलब बेसिक्स नहीं पूछे गए हैं, है ना, सिलेबस के अंदर, लेकिन पीवाईक्यू में ये बेसिक्स पूछे गए हैं। जैसे ओशन बॉटम रिलीफ, कर्व ऑफ द रिप्रेजेंट इन द मेजर फिजियोग्राफिक यूनिट, है ना, ये चीज पूछ ली है। फिर अवाइजल प्लेन के ऊपर का डिफरेंट लेयर्स का पूछ लिए हैं। आई बात समझ में? और ऊपर से एक क्वेश्चन जो 99 में आया था वो था सबमरीन कैनियंस के ऊपर, तो इसलिए थोड़ा सा स्टूडेंट्स को डाउट्स हो रहे थे, इस चक्कर में मेरे को ये बताना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो अपन पहुंचे सीधे सीधे जहां पर मैंने वो एंड किया था, ये मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूं। बस कुछ लोगों के डाउट्स थे, इसीलिए मैं सबमरीन कैनियंस को थोड़ा सा डीप में आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं, और वैसे भी पीवाईक्यू आ चुका है। आई बात समझ में? है ना? चलो स्टार्ट करते हैं अपन लोग। देखो सबमरीन कैनियंस होते क्या है, ये ओशन फ्लोर रिलीफ के अंदर ही मैं बता रहा हूं, और मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि हम लोगों का ओशन फ्लोर्स कैसे होते हैं, कि भाई कॉन्टिनेंटल रिलीफ ये हो गई हम लोगों की, फिर ये कॉन्टिनेंटल सेल्फ हो गया, ठीक है, फिर ये कॉन्टिनेंटल स्लोप हो गया, फिर हम लोगों का ये क्या हो जाएगा, रिफ्ट हो गई। सीधी सीधी बात है ना, ये हो गया कॉन्टिनेंटल राइज जिसको बोल सकते हैं। इसके बाद चाहो तो आप लोगों का अवाइजल प्लेन आ जाएगा, या फिर यहाँ पर डीप ट्रेंचेस आ जाएंगी, है ना, फिर आप लोगों का अवाइजल प्लेन आ जाएगा। अब इस बीच में, अब जैसे कि ये मेरा क्या है, कॉन्टिनेंट है, ठीक है, ये कॉन्टिनेंट है। अब यहाँ पर ये वाली चीज जो है, यहाँ पर मेरा पानी भरा हुआ है, ये मेरा बीच हो गया, है ना, तो ये जो है, अब ये मेरा जो है, ये है मेरा कॉन्टिनेंटल सेल्फ, है ना, कॉन्टिनेंटल सेल्फ, CS लिख रहा हूं मैं इसको क्योंकि मैं वैसे नहीं कर रहा, कॉन्टिनेंटल सेल्फ। अब यहां पर ये जो पॉइंट है ना, इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल सेल्फ ब्रेक। तो मतलब इसको या तो सेल्फ ब्रेक बोल दोगे या कुछ बोल दोगे। तो इसके बाद से मेरा क्या था, मेरा स्लोप स्टार्ट हो गया था, है ना, कॉन्टिनेंटल स्लोप। अब क्या होता है, मेरी नदियां हुई, मेरे कई सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिसमें इस कॉन्टिनेंटल सेल्फ के पास ही, कॉन्टिनेंटल सेल्फ में ही आप लोगों के धीरे धीरे इस तरीके की ट्रेंचेस टाइप की बनने लगती हैं। ट्रेंच नहीं बोल सकते इसको, है ना, इसको मैं वैली बोल सकता हूं, ठीक है। तो ट्रेंच तो बहुत गहरी होती है ना, तो वैली होती है, लेकिन डीप और नैरो वैलीज होती हैं। कहां पर होती हैं? ये कॉन्टिनेंटल सेल्फ के ऊपर। अब देखो, अब एग्जाम के अंदर क्या मैं ये बना के आ पाऊंगा? भाई साइड व्यू से बनाने में ही तो प्रॉब्लम आ रही थी, लोगों को कंफ्यूजन इसीलिए हो रहा था कि ये भाई ये मेरे सबमरीन कैनियंस हैं ये, ठीक है। इसका मतलब कॉन्टिनेंटल सेल्फ के ऊपर आप लोगों को क्या देखने के मिलते हैं, सबमरीन कैनियंस देखने को मिलते हैं। कई बार कॉन्टिनेंटल स्लोप के ऊपर भी आप लोगों को देखने को मिलता है।
ऐसा नहीं है कहीं भी आपका अगर दरार आ जाती है, कट जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल कैनन्स बोलते हैं। मैं आपको इसके ना डायग्राम्स बताऊंगा क्या होता है, बहुत सिंपल चीज है, कुछ नहीं है, आप कॉमन सेंस लगाओ, नॉर्मली भी आप कॉमन सेंस, ये तो मैं आप लोगों को साइड व्यू से दिखा रहा हूं। अब मैं आपको इधर डायग्राम में ही दिखा देता हूं पहले ये क्या होता है। देखो ये मेरा कॉन्टिनेंट है, दिख रहा होगा आपको ग्रीन में आप लोगों को कॉन्टिनेंट दिख रहा होगा, ये मेरा कॉन्टिनेंट है। ये दिख रहा है, ये बीचेस है ना, ये बीचेस है। यहाँ पर आप लोगों को रेत वगैरह सब देखने को मिलती है, और इस बीच के बाद ही आप लोगों को पानी देखने को मिलता है। ये पानी भरा हुआ है, पूरा ब्लू कलर का जो दिख रहा है आप लोगों को, पानी भरा हुआ है। लेकिन ये जो है ये बहुत शैलो है, देखो ये दिख रहा है ना आप लोगों को यहाँ पर, ये देखो ये बहुत शैलो है, वाटर बहुत शैलो है, मतलब लगभग 400-500 मीटर की गहराई तक, 200 मीटर की गहराई तक हम लोगों को देखने को मिलता है। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है, बिकॉज ऑफ डिफरेंट फिनोमिना ऑफ फैक्टर्स, यहाँ पे क्या होते हैं अलग तरीके की, यहाँ पे क्या बन जाती है, खाई टाइप की बन जाती है। ये देख रहे हैं, ये कट रहा है, ये इधर का है ना, तो इसके अंदर क्या भरा होगा भाई, ये वाले जो सैंड्स हैं वो भरी होंगी यहाँ पे, है ना, नीचे अंदर भर जाएगी, और ये नीचे आके यहाँ पे फैंस बन जाएंगे, ये डीप में पहुंच गया। तो ये जो खाइयां है ना, ये खाइयां, इनको अब ये देखो, ये आप लोगों को यहाँ भी देखने को मिल रही है, और ये जो दिख रहा है ना, ये स्लोप है, ये कॉन्टिनेंटल स्लोप है ना, ये आपके अवाइडल प्लेन है। अभी कॉन्टिनेंटल स्लोप पे भी देखने को मिल रहा है, देखो कॉन्टिनेंटल स्लोप पे भी देखने को मिल रहा है, और अपने सबमरीन कैनन्स पे भी देखने को मिल रहा है। तो इसको सॉरी अपने कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे भी देखने को मिल रहा है, तो इसको अपन लोग क्या बोलेंगे, सबमरीन कैनन्स बोलेंगे। पहले क्या था, मैंने आप लोगों को क्या है ना साइड व्यू से दिखा दिया था ये ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत कम देखने को मिलते हैं ना इस चक्कर में। अब मैं उसको यहाँ पे बना दिया तो ऐसे इसी टाइप की तो वो चीज बनेगी, इसीलिए वो चीज नहीं दिख पा रही थी। आई बात समझ में, है ना। साइड व्यू में आप ऐसे बना सकते हो नॉर्मली, कोई वो थोड़ी है प्रॉब्लम, है ना, नहीं बनानी है तो कोई बात नहीं है, दिखती नहीं है ना, इसलिए तो इस तरीके का डायग्राम बना के आ सकते हो। लेकिन ये मोटा मोटा अपने डाउट क्लियर कर लो कि ये होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। आई बात समझ में, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, मिनट रुकना। अब एग्जाम में अगर पूछा गया है, अब पूछा भी गया है 91 में, ऐसा भी हो सकता है कि भाई पूछ ले बाद में, या फिर नहीं भी पूछ रहे तो कम से कम अब डाउट्स है तो भाई ये तो क्लियर करवा ही देता हूं ना मैं आप लोगों का। देखो डेफिनेशन क्या लिखोगे, आई एम सॉरी, वेट थोड़ा सा गला वैसा हो रहा है, एक मिनट, हाँ ठीक है। तो सबमरीन कैनन्स क्या होते हैं भाई, ये डीप मतलब बहुत गहरे, है ना, डीप स्टीप साइडेड मतलब इनका स्लोप एंगल जो होगा ना वो बहुत हाई होगा। जैसे स्टीप साइडेड मतलब खड़ा हुआ बिल्कुल, मैंने आप लोगों को फिजिकल ज्योग्राफी के जियोमॉर्फोलॉजी बताया था ना, इस चीज को बोलेंगे स्टीप साइडेड, है ना, स्टीप है ना बिल्कुल, और अगर ऐसे होता है तो ये जेंटल होता है ना, तो डीप होगा एक और एक स्टीप साइडेड होगा, ये हो गया डीप और स्टीप साइडेड वैली है। ये कट है इनटू दी कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड कॉन्टिनेंटल स्लोप, दोनों के अंदर ही कटिंग हो रही। ऑब्वियस सी बात है यार कि आप लोगों का होगा, अगर मेरा इस तरीके से वैली बनती हुई जा रही है, ये मेरा स्लोप है, तो अगर मेरे कटिंग होगी तो पूरी की पूरी यहाँ पे देखने को मिलेगी ना, तो वही वाली बात हो गई। फ्रॉम एक्सटेंडिंग फ्रॉम नियर द कोस्ट टूवर्ड द डीप सी बेसिन, कहां से, बिल्कुल कोस्ट के पास से ही ये देखने को मिल जाता है, और कहां तक जाता है, बिल्कुल डीप सी बेसिन पे आप लोगों को पहुंचता है ये चीज। आई बात समझ में, इसीलिए तो ये बहुत डीप है ना। दे आर कंसीडर्ड द सबमरीन कंटिन्यूएशन, क्या है, सबमरीन कंटिन्यूएशन ऑफ रिवर वैली, किसका, रिवर वैली का सबमरीन कंटिन्यूएशन है ऑन द लैंड। एग्जाम में क्या लिखोगे भाई, देखो ये तो मैंने आप लोगों को मोटा मोटा बता दिया, लेकिन एग्जाम फ्रेंडली डेफिनेशन क्या लिखोगे, सबमरीन कैनन्स आर इरोजनल फीचर्स इंसाइज्ड, मतलब कटिंग कैंची से काट रहा हुआ है ना, इंसाइज्ड ऑन कॉन्टिनेंटल मार्जिन, कहां पर, कॉन्टिनेंटल मार्जिन, फॉर्म्ड मेनली बाय टर्बोडिटी करंट एंड मास वेस्टिंग प्रोसेस, किसके द्वारा होता है, ज्यादातर टर्बोडिटी करंट के द्वारा और मास वेस्टिंग प्रोसेस के द्वारा ये चीजें होती हैं। आई बात समझ में, उसी से बनता है ये, आ गया ना समझ में सबमरीन कैनन्स का, ये आप डेफिनेशन आराम से लिख के आ सकते हो, ठीक है। अब कहां पर देखने को मिलती है भाई, लोकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, भाई कॉमनली ये कहां मिलते हैं अपन लोगों को, कॉन्टिनेंटल स्लोप पे हम लोगों को देखने को मिलते हैं, कहां पर, कॉन्टिनेंटल स्लोप्स पे और नियर रिवर माउथ पर, जहां पर रिवर्स जहां पर वो आ रही है ना, वहां पर आप लोगों को देखने को मिलती है, कहां पर, कॉन्टिनेंटल स्लोप्स और नियर रिवर माउथ पे आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ज्यादा डेवलप कहां पर होते हैं ये, पैसिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन पर, कहां पर,
पैसिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन पर ये ज्यादातर एक्टिव रहते हैं। ऑब्वियस सी बात है ना भाई, टाइम तक होगा, डिपोजिशन होता है। मैंने कहा ना मास वेस्टिंग इज द बिगेस्ट फिनोमेना, वन ऑफ द बिगेस्ट फिनोमेना ऑफ इट। तो वही वाली बात हो गई। तो एग्जाम्पल के तौर पे कहाँ का तो है भाई, बड़े बड़े तो कैनन्स देखने को मिलेंगे। सबसे एक एग्जाम्पल है इंडस कैनन, इंडियन ओशन में देखने को मिलता है। कॉन्गो कैनन अटलांटिक ओशन में देखने को मिलता है। और हडसन कैनन अटलांटिक ओशन में देखने को मिलता है। तो अटलांटिक ओशन में आप लोगों को दो कैनन्स देखने को मिल रहे हैं, हडसन और कॉन्गो। इंडस में आप लोगों को इंडियन ओशन। तो ये एग्जाम्पल आप लोगों के एग्जाम में लिख के जरूर आना, है ना। नाउ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है भाई इसकी, कैनन्स की ही मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है भाई, जो मैंने डेफिनेशन में बताया था वही चीज है भाई। पहली बात तो इसकी स्टीप साइड वॉल्स होंगी, वेरी स्टीप साइड वॉल्स होंगी। दूसरा वी शेप्ड क्रॉस सेक्शन होगा, मैंने बताया ना इस तरीके से, जैसे रिवर वैलीज होती है ना, इस तरीके की आप लोगों को क्या मिलेंगी, वी शेप्ड क्रॉस सेक्शन देखने को मिलेगा। लेंथ में भी एक्सटेंडेड हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर, भैया 100-200 किलोमीटर इतना भी लंबा हो सकता है। ऑब्वियस सी बात है, मैंने आप लोगों को अभी डायग्राम में जो दिखाया था, ये देखो ये लेंथ कितनी है, देखो मेरी कोस्ट के नियर पास हो रहा है, लेकिन कितने दूर तक देखो दिख रही है ना, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर तक आप लोगों को ये देखने को मिल सकता है। आई बात समझ में। डेप्थ ऑफन इंक्रीज सीवर्ड, ज्यादातर जो उसकी गहराई जो बढ़ती है ना, ज्यादातर आप लोगों की सी की तरफ जाते हुए बढ़ती है ना। तो वही वाली बात है, मतलब यहाँ पे अगर आप लोगों का ये मेरा क्या है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ठीक है। अब अगर मान लो ये मेरा स्लोप हो गया, है ना, तो अगर मेरा वो बना हुआ है ये, ठीक है, तो ज्यादातर जो गहराई होगी ना वो ऐसे जाएगी, ऐसे 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 और बढ़ती चली जाएगी। आई बात समझ में, मतलब नियर कोस्ट जो होगी वो आप लोगों की गहराई थोड़ी सी कम होगी, फिर उसके बाद और ज्यादा डीप बढ़ती चली जाती है। ऑफन कनेक्टेड विथ डीप सी फेंस, किससे कनेक्ट होते हैं, नीचे जो इलाका होता है ना, ज्यादातर ये डीप सी फेंस से कनेक्ट होते हैं एट देयर माउथ, माउथ पर। आई बात समझ में, यहीं पे तो आप लोगों को खत्म हो रहा है ना, तो बिल्कुल नीचे डीप सी फेंस ये बन गई आप लोगों की। तो देखो मैंने डायग्राम बात करते करते भी बना दिया, तो इस तरीके से डायग्राम बना के आना जरूरी नहीं है, बस टीचर को समझ में आना चाहिए कि भाई आप लोगों ने यहाँ पे आप लोगों का कॉन्टिनेंटल शेल्फ बना दिया है, ये स्लोप बना दिया है, ये आप लोगों का डीप सी फेंस बना दिया है, ठीक है। ये है आप लोगों का अवाइजल वो सॉरी ये है आप लोगों का सबमरीन कैनन्स, है ना। आई बात समझ में, आगे बढ़े। नाउ ओरिजिन ऑफ सबमरीन कैनन्स, देखो देखा जाए अगर मैं बोलूं कि भाई ओरिजिन एक ही है कि नहीं है, तो भाई ये गलत हो जाएगा। तो जो सिंगल, अगर मैं बात करूं कि इसकी जो कैनन्स बनने की जो प्रोसेस है ना, उसमें मल्टीपल प्रोसेस शामिल होती हैं, कोई एक सिंगल फैक्टर नहीं होता इसके अंदर कि भाई नहीं सबमरीन कैनन्स जो हैं वो फॉर्म हो रहे हैं एक ही प्रोसेस से, नहीं। लेकिन जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड जो फिनोमेना है या फैक्टर है वो है टर्बुडिटी करंट्स। क्या है, टर्बुडिटी करंट। अब ये क्या होते हैं टर्बुडिटी करंट्स, समझाना पड़ेगा ना आप लोगों को, मैंने बता तो दिया। टर्बुडिटी करंट्स क्या होते हैं, ये सेडिमेंट्स लेडन, मतलब इसके अंदर क्या होते हैं, सेडिमेंट्स होते हैं, ग्रेविटी ड्रिवन फ्लोज होते हैं। क्या होते हैं, टर्बुडिटी करंट्स आर सेडिमेंट लेडन ग्रेविटी ड्रिवन फ्लोज। ऑब्वियस सी बात है, ग्रेविटी नीचे की तरफ खींच रही है इसको, सेडिमेंट्स को, तो ये सेडिमेंट जब नीचे जाएंगे तो उसको कट करते हुए जाएंगे, ऊपर से करंट्स है, तो इसके अंदर आप लोगों के सेडिमेंट्स होंगे और साथ में ग्रेविटी ड्रिवन फ्लो है ये, ठीक है। तो टर्बुडिटी करंट्स आर सेडिमेंट लेडन ग्रेविटी ड्रिवन फ्लोज हैं, ठीक है। दे मूव डाउन स्लो विथ ग्रेट इरोजिव पावर, ये क्या होते हैं, दे मूव डाउन स्लो विथ ग्रेट इरोजिव पावर, है ना। ये कहां पर है, ग्रेट इरोजिव पावर के साथ मूव कर रहे हैं नीचे की तरफ। आई बात समझ में। रिपीटेड फ्लो डीपन्स एंड एक्सटेंड कैनन्स, ऑब्वियस सी बात है, बार बार फ्लो हो रहा है नीचे की तरफ आना, बार बार आ रहा है जा रहा है जा रहा है, तो यही तो आप लोगों का और ज्यादा इसको डीप बनाएगी कैनन्स को, और जो है इसको कैनन्स को एक्सटेंड करती चली जाएगी। तो ये मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड एक्सप्लेनेशन है ये चीज की आज के टाइम पे। आई बात समझ में। लेकिन क्या ये इकलौता फैक्टर है, द आंसर इज नो। भाई एक फैक्टर और है, फ्लूवियल इरोजन ड्यूरिंग लो सी लेवल। अगर सी लेवल बहुत कम है तो फ्लूवियल इरोजन होता है, जैसे ड्यूरिंग ग्लेशियल पीरियड, जब ग्लेशियल पीरियड आ रहा होगा तो सी लेवल जो होगा हमेशा लोअर होगा, पहले लोअर था, है ना। रिवर एक्सटेंडेड अक्रॉस दी कॉन्टिनेंटल शेल्फ, तो रिवर जो थी कहां तक पहुंच गई आप लोगों की, कॉन्टिनेंटल शेल्फ तक पहुंच गई। कैसे, देखो ये सी लेवल कम होगा तो रिवर पहले जो जहां पर खत्म होती थी वो कहां पर खत्म हो रही है, यहां पर खत्म हो रही है, ठीक है।
अब ये क्या हो जाएगी, ये रिवर का माउथ की वजह से कट गया था, लेकिन फ्यूचर में जैसे ही मेरी ग्लेशियर्स जो पिघलना चालू हुए तो ये जो पूरा का पूरा जो सी था, सी लेवल था, वो बढ़ गई। तो इसका मतलब ये पहले से ही जो कट गया था, तो अब यहाँ पे जब सी लेवल बढ़ गई तो ये क्या हो गया, आप लोग सबमरीन कैनन्स कहलाएंगे। आई बात समझ में, है ना। तो वही वाली बात है, फ्लूवियल इरोजन ड्यूरिंग द लो सी लेवल। ठीक है, रिवर इरोजन इनिशिएटेड कैनन्स फॉर्मेशन, तो रिवर इरोजन ने इसको इनिशिएट किया था। आई बात समझ में, है ना। नाउ मास वेस्टिंग एंड स्लम्पिंग क्या होता है ये भाई, अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स होती है भाई। आप लोगों ने ऊपर से तो देखी होंगी, लेकिन पानी के नीचे भी आप लोगों को लैंडस्लाइड्स देखने को मिलती हैं। तो अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स होंगी तो ऑब्वियस सी बात है, ये चीजें भी होंगी। कोलैप्स ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स, अब क्या होगा भाई, कुछ सेडिमेंट जो है पहले से जमा रह रहा है वहां पे, क्योंकि वो अपने बीचेस के थ्रू और वहां पे आ रहा है इरोजन के थ्रू, लेकिन एकदम से अगर ये कोलैप्स कर जाए तो ये जो भरा था, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ट्रेंच टाइप की बन जाएगी, मतलब वैली टाइप की बन जाएगी। आई बात समझ में। फर्दर डीपन्स एग्जिस्टिंग कैनन्स, फर्दर डीपन्स एग्जिस्टिंग कैनन, है ना, एग्जिस्टिंग कैनन और ज्यादा डीप होते जाते हैं। आई बात समझ में। नाउ स्ट्रक्चरल कंट्रोल, मतलब सेकेंडरी है ये वाली बात, तो ठीक है, ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी चीज तो यही हो गई, सेकेंडरी बात है ये स्ट्रक्चरल कंट्रोल। मान लो फॉल्ट है, फ्रैक्चर्स है, ये गाइड करेंगे कैनन्स अलाइनमेंट को। आई बात समझ में। प्लेज अ सपोर्टिव रोल, तो ये क्या रहा है, ये सपोर्टिव रोल को प्ले कर रहा है, कोई प्राइमरी बात नहीं है। ये बात समझ में आई। अब कई लोग होंगे, अरे सर ये तो चीज हमें बहुत ऊपर से निकल रही है, या फिर अरे सर आप इसको डीप में क्यों नहीं करा रहे। भाई दो रीजन है डीप में ना कराने के। पहली बात भाई ये आ चुका है, लेकिन क्या है, ये इतना इंपॉर्टेंट मेरे को फील नहीं हो रहा है कि भाई इतना इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो आप लोगों के नोट्स में आप लोग के हो जाएंगे तैयार, अगर आ जाता है तो आप कर लेना। दूसरी बात, मैंने आप लोगों को जियोमॉर्फोलॉजी में काफी प्रोसेस बताई हुई है, मास वेस्टिंग, इरोजन, सब कुछ बताया हुआ है, तो इसको ऑटोमेटिक मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोगों को पहले से आ रहा है। जिन लोगों ने वो मेरा वाला मॉड्यूल नहीं देखा है जियोमॉर्फोलॉजी का, प्लीज वो वीडियो देख लें। ये तो चलता ही रहेगा, ये चलाते रहना आप लोग, लेकिन वो भी आप लोग देखते रहे, जिससे आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। आई बात समझ में, है ना। अब देखो सबमरीन कैनन्स है, आप लोग पढ़ रहे हैं, क्या सिग्निफिकेंस है इसका, है ना। पहला है जियोमॉर्फोलॉजिकल इंपोर्टेंस, क्या है भाई इसका, मेजर एजेंट्स ऑफ सेडिमेंट ट्रांसफर फ्रॉम कॉन्टिनेंट टू डीप सी। भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरा यहां पर मेरा कॉन्टिनेंट होगा, ये मेरा स्लोप है, अगर ऐसा ही होता तो डायरेक्ट बहुत वो होता, लेकिन अब ये तो पूरा कैनन्स बन गया, ये तो नीचे, तो ऑटोमेटिक ही ये क्या करेगा, पूरा का पूरा सेडिमेंट को ट्रांसफर कर देगा आप लोगों का डीप सी पे, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को फेंस देखने को मिल जाता है ना, वो चीज हो गई। आई बात समझ में। तो ये एक मेजर एजेंट है किसका, सेडिमेंट ट्रांसफर का, फ्रॉम कॉन्टिनेंट टू डीप सी। आई बात समझ में। लिंक कॉन्टिनेंटल सेल्फ विद द अवाइजल प्लेन, ये क्या है, कॉन्टिनेंटल सेल्फ में लिंक कर रहा है अवाइजल प्लेन के साथ। आई बात समझ में। नाउ ओशनोग्राफिक इंपोर्टेंस, ओशनोग्राफिक इंपोर्टेंस क्या है भाई, इन्फ्लुएंस डीप सी सेडिमेंटेशन, ये इन्फ्लुएंस करता है डीप सी सेडिमेंटेशन को। आई बात समझ में, है ना। इन्फ्लुएंस डीप सी सेडिमेंटेशन, फॉर्म सबमरीन फेंस, और ऊपर से क्या कर रहा है, सबमरीन फेंस को ये फॉर्म कर रहा है। मैंने बताया नीचे की तरफ सबमरीन फेंस आते हैं। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस क्या है इसके भाई, है ना भाई, ये एक पोटेंशियल साइट है किसकी, हाइड्रोकार्बन अकुमुलेशन की और मिनरल रिसोर्सेस की। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, सेडिमेंटेशन अकुमुलेट हो रहा है ना, तो फ्यूचर में आप लोगों को यहाँ पर मिनरल रिसोर्सेस देखने को मिल सकते हैं, और आप लोगों को हाइड्रोकार्बन अकुमुलेशन यहाँ पर होता है। आई बात समझ में, ये चीज अपने सिग्निफिकेंस में लिख के आ सकते हो एग्जाम में। डायग्राम देख लो मौली, क्योंकि डायग्राम याद रखना, आपको ओशनोग्राफी में मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी दिखाया था कि अगर आप लोगों को ओशनोग्राफी के अंदर मार्क्स लेके आने हैं, तो वहां पर आप लोगों को लिखना नहीं है, दिखाना है, लिखना नहीं है, दिखाना है। इसीलिए डायग्राम बनाना बहुत कंपलसरी है। मतलब अब मैंने एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन, चार चार डायग्राम इसमें बनाए हुए हैं। आपको जो भी लगे कम से कम एक डायग्राम जरूर बना के आना, और ऐसा डायग्राम बनाना जिसके अंदर आप लोगों को कॉन्टिनेंटल सेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, सबमरीन कैनन्स और डीप सी साफ साफ दिखाई दे रहे हो। ठीक है, मुझे ये अच्छा डायग्राम मिला उसके ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, तो इसलिए मैंने बना दिया। लेकिन मैं बोल रहा हूं हाथ से सिंपल ऐसा बना के आया ना कि ये मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा अपना
कॉन्टिनेंट, ये हो जाएगा शेल्फ, ठीक है। ये मेरा हो जाएगा अपना, वेट थोड़ा सा मैंने एक गलती कर दी, ठीक है। ये हो जाएगा, ये ऐसे बना, ये ऐसे बना, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे बना, फिर ऐसे बना, फिर ऐसे बना, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ये मैंने स्लोप बना दिया, ये मेरा स्लोप हो गया, दिख रहा है, ठीक है। ये मेरे स्लोप हो गए, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये फैंस हो गए। ये क्या देखने को मिल रहे हैं, सबमरीन फैंस मिल रहे हैं, या फिर इसको टर्बुडिटी डिपॉजिट्स भी बोल सकते हैं, है ना। तो ये मेरे फैंस हो गए। ये देखो, ये क्या है मेरा, ये क्या है मेरा, सबमरीन कैनन्स है। ये क्या है मेरा, सबमरीन, ये क्या है मेरा, कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। ये क्या है मेरा, कॉन्टिनेंटल स्लोप है। आई बात समझ में, है ना। तो ये आप आराम से ये बना के आ सकते हो, एग्जाम के अंदर मार्क्स मिल जाएंगे आप लोगों को, अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे और जल्दी भी बन जाएगा, है ना। मैंने आप लोगों को बना के भी दिखा दिया, उसमें भी दिखा दिया। आई बात समझ में। और दिखाना है तो सबमरीन कैनन्स की एक डेफिनेशन और मिल गई थी, ये सीधा आप लोग गूगल पे भी सर्च मारोगे ना सबमरीन कैनन्स, तो आप लोगों को ये मिल जाएगी डायरेक्ट। तो ये मैंने गूगल से ही मारी है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है। द कॉन्टिनेंटल स्लोप एंड कॉन्टिनेंटल शेल्फ में एग्जिबिट सबमरीन कैनन्स, क्या दिखा सकते हैं, ये सबमरीन कैनन्स को दिखाते हैं। वी शेप्ड कैनन्स कार्व्ड बाय रिवर, ये किसके द्वारा कार्व होती है, रिवर के द्वारा। दैट ऑफन टर्मिनेट इन अ फैन शेप्ड वेज ऑफ सेडिमेंट, कहां पर टर्मिनेट होते हैं, जो आप लोगों के फैन शेप्ड वेज देखने को मिलता है। जैसे देखो, मैं आप लोगों को यहाँ भी ये एक्सप्लेन कर दूं, आप चाहो तो ये भी कर सकते हो, बना भी सकते हो, ठीक है। लेकिन ये वाला जो डेफिनेशन है ना, ये आप जनरल स्टडीज में लिख के आओगे तो ज्यादा अच्छा है, ऑप्शनल में ये ज्यादा मजा नहीं आएगा आप लोगों को। आई बात समझ में। तो देखो, यही वही वाली बात है, आप ऐसे बना सकते हो। ये आप लोगों का सेल्फ हो गया, ये सेल्फ ब्रेक हो गया, ये आप लोगों का क्या हो गया, स्लोप हो गया, ठीक है। ये है आप लोगों के कैनन्स। अब ऊपर है तो ये कैनन्स हेड हो गए, ठीक है। ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो गया, यहाँ पर आप लोगों को फैंस देखने को मिल रहे हैं, डीप सी फैन, है ना। तो कॉन्टिनेंटल और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बोल सकते हो इस चीज को, ऐसे बना सकते हो। एक और है, देखो, ये कोस्टल प्लेन देखने को मिल रहा है, ठीक है, कोस्टल प्लेन है ये वाला। तो ये शोर लाइन है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को क्या समुद्र है ना। ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है आप लोगों का, ये दिख रहा है ना, ये जो छोटे छोटे से ये हैं आप लोगों के सबमरीन कैनन्स। क्या है ये, सबमरीन कैनन्स है, बहुत लंबे, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स तक भी तो हो सकते हैं ना। तो देखो आप लोगों को ये भी देख रहा है, देखने को मिल रहा है, कहाँ पर, कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे, कॉन्टिनेंटल स्लोप पे भी देखने को मिल रहा है, और आपको अवाइजल प्लेन पर भी देखने को मिल रहा है ये चीज, ठीक है। साथ में आप लोगों के ये फैंस भी बोल सकते हो, यहाँ पर आप लोग सी माउंट, ये सी माउंट्स हैं आप लोगों के, हैं। कॉन्टिनेंटल राइस भी देखने को मिल रहा है, यहाँ पे डिपॉजिट्स हो रहे हैं ना, इसीलिए तो इतना जो दिख रहा है ना, देखो कलर अलग दिख रहा है, ये कॉन्टिनेंटल मार्जिन है। आई बात समझ में, है ना। उसके बाद आप लोगों को अवाइजल प्लेन्स देखने को मिल रही है, यहाँ पर सी माउंट्स देखने को मिल रहे हैं, देखो नीचे, है ना। तो आप लोगों को ये डायग्राम मैंने दिखा के और कॉमन सेंस आप लोगों को समझ में आ गई होगी पूरी की पूरी, वो, है ना। नाउ स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं भाई, उन लोगों को क्या अवॉइड करना चाहिए अगर आप इस तरीके के देख रहे हो भाई। सबसे पहली तो प्रॉब्लम ये होती है कि ये हमेशा कॉज के अंदर रिवर इरोजन को ही डालते हैं, है ना। आप लोग अगर जो लोग रिपीट कर रहे होंगे, जो लोग पहली बार इस चीज को पढ़ रहे हैं ना, उनके लिए तो बहुत अच्छा है, ये पढ़ लिया उन लोगों ने। लेकिन जो लोग बार बार फेल हो रहे हैं, एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहा है, यही रीजन है उनका, ठीक है। कि अगर आएगा तो सिर्फ और सिर्फ अगर कॉज लिखेंगे तो रिवर इरोजन का लिखेंगे। मैंने 4 कॉज आप लोगों को बता दिए। टर्बुडिटी करंट वाला कॉज को इग्नोर मार देते हैं, जो सबसे वो है। कोई भी डायग्राम को ड्रॉ नहीं करते हैं भाई, कर भी देंगे तो थोड़ा सा एक वैसा कर दिया मोटा मोटा सा, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था लास्ट वीडियो के अंदर, बस वो बना दिया, उसके अंदर समझ में नहीं आता। और ऊपर से बिल्कुल जीएस एनवायरमेंट टॉपिक टाइप के से इसको ट्रीट करते हैं। तो उसके वजह से जैसे ये वाला डेफिनेशन लिख दी उन लोगों ने, तो ऑब्वियस सी बात है, तो हो गई बड़ा प्रॉब्लम। तो कंक्लूजन क्या करेंगे इस चीज का, सबमरीन कैनन्स आर डायनामिक इरोजनल फीचर, क्या है ये, डायनामिक इरोजनल फीचर है ऑफ कॉन्टिनेंटल मार्जिन फॉर्म्ड मेनली बाय टर्बुडिटी करंट्स प्लेइंग अ क्रूशियल रोल इन सेडिमेंट ट्रांसफर फ्रॉम लैंड टू डीप ओशन बेसिन। क्या है भाई, सबमरीन कैनन्स आर डायनामिक इरोजनल फीचर्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स हैं, जो कि फॉर्म्ड होते हैं मेनली बाय दी टर्बुडिटी करंट्स के द्वारा, प्लेइंग अ क्रूशियल रोल इन सेडिमेंट ट्रांसफर फ्रॉम लैंड टू डीप ओशन बेसिन। आई बात समझ में आ गई ना, आगे बढ़े। अब देखो ये तो वो चीज थी कि आप लोगों के डाउट्स आ रहे थे, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ा दिया। लेकिन जो मेन जो आज के टॉपिक है वो है अपना हिप्सोग्राफिक कर्व और अबाइजल प्लेन के थोड़ा सा अपन लोग देखेंगे, ठीक है। आज का स्टार्ट करते हैं मेन हिप्सोग्राफिक कर्व। देखो क्या होता है हिप्सोग्राफिक कर्व भाई, देखो
हिप्सोग्राफिक कर्व, ग्राफ शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अर्थ सरफेस। क्या दिखा रहा है आप लोगों का? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अर्थ सरफेस दिखा रहा है, अर्थ सरफेस एरिया दिखा रहा है एट डिफरेंट एलिवेशंस एंड डेप्थ, अलग अलग एलिवेशंस और डेप्थ पर ये दिखा रहा है आप लोगों का अर्थ का सरफेस एरिया। आई बात समझ में? इंटरसेप्शन, इंटरप्रिटेशन क्या देखोगे? बायोमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या होता है भाई बायोमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन? आगे बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि नहीं है। बायोमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन ये क्या होता है मैं सब कुछ बताऊंगा, अभी तो मोटा मोटा दिखा रहा हूँ। कॉन्टिनेंटल प्लेटफॉर्म जो होगा 300 मीटर के आस अबव हो गया सी लेवल, और अवाइजल प्लेन हो गया लगभग 4.5 किलोमीटर के आसपास, है ना। तो ये इंटरप्रिटेशन हो गया। सिग्निफिकेंस क्या हो जाएंगी? ये इंडिकेट करती हैं परमानेंसी ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड ओशन बेसिन, सपोर्ट आइसोस्टेसी एंड प्लेट टेक्टोनिक्स। अब देखो कई लोग बोलेंगे अरे सर ये तो निकल रहा है ऊपर से दिमाग से, अब डीप में समझो, है ना। हिप्सोग्राफिक कर्व, भाई देखो हिप्सोग्राफिक कर्व सीधा सीधा बात है, अपन इसमें ओशन फ्लोर का कॉन्फ़िगरेशन समझ रहे हैं। क्या होता है हिप्सोग्राफिक कर्व? हिप्सोग्राफिक कर्व जिसको अपन लोग हिप्सोमेट्रिक कर्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिप्सोमेट्रिक कर्व भी बोलते हैं, है ना। कई लोग इसको हाइपोसोग्राफिक कर्व भी बोलते हैं, है ना। तो मैं नहीं बोलता, मैं हिप्सोग्राफिक कर्व ही बोलता हूं, ठीक है। हिप्सोग्राफिक कर्व, हिप्सोमेट्रिक कर्व, ये क्या होता है? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो शो कर रहा है प्रोपोर्शन ऑफ अर्थ सरफेस। क्या करा रहा है? प्रोपोर्शन ऑफ अर्थ सरफेस एरिया लाइंग एट डिफरेंट एलिवेशन, कितनी ऊंचाई पर क्या है, कितना है, और डेप्थ पर कितने एलिवेशन और डेप्थ पर कितने प्रोपोर्शन दिखा रहा है, वो रिलेटिव टू द मीन सी लेवल, मीन सी लेवल के रिलेटिव। आई बात समझ में, है ना। हिप्सोग्राफिक कर्व ऑल्सो कॉल्ड हिप्सोमेट्रिक कर्व is a geographical representation showing the proportion of earth surface area lying at different elevations and depth relative to mean sea level। आई बात समझ में, है ना। अगर मैं सिंपल वर्ड में इसको बात करूं, ये शो करता है कि कितना लैंड जो है और ओशन फ्लोर है जो एग्जिस्ट कर रहे हैं एट द डिफरेंट हाइट एंड डेप्थ, है ना। कितनी ऊंचाई और कितनी गहराई पर जो है वो कितना लैंड एरिया और ओशन फ्लोर जो है एग्जिस्ट कर रहे हैं अर्थ के ऊपर, है ना। तो अगर मैं यूपीएससी के लिए की पॉइंट्स बताऊं तो क्या लिखोगे? ये कोई एक रिलीफ मैप नहीं है, याद रखना। हिप्सोग्राफिक कर्व कोई एक रिलीफ मैप नहीं जो आपको बता देगा कि भाई ये यहां पर ऐसा है, इतनी रिलीफ हो, नहीं। ये एक स्टैटिस्टिकल जियोमॉर्फोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है और कंबाइन करता है कॉन्टिनेंटल रिलीफ, ओशन रिलीफ एक ही डायग्राम के अंदर, है ना। अभी तो अपन देखते हैं भाई कॉन्टिनेंटल रिलीफ एक बार में देख लिया, फिर ओशनिक रिलीफ एक बार में देख लिया, लेकिन ये दोनों के दोनों चीजों को एक ही डायग्राम के अंदर क्या करता है? कंबाइन कर देता है ना, इस तरीके का। मैं अभी आपको बताता हूँ डायग्राम भी ऐसा नहीं है, पहले दिखा देता हूँ भैया। इस हिप्सोग्राफिक कर्व जो है इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? अपन लोग ये ओशनोग्राफी के अंदर क्यों पढ़ रहे हैं इस चीज को, है ना। अजीब सी चीज है, तभी बोलने में भी आप लोगों की जुबान लड़खड़ा जाती होगी स्टार्टिंग पे, हम लोगों को तो आ जाता है। तो हिप्सोग्राफिक कर्व जो है इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि अपन इसको ओशनोग्राफी में पढ़ रहे हैं? भाई देखो पहली बात, ये प्रोवाइड करता है मैक्रो स्केल अंडरस्टैंडिंग को। किस चीज का भाई? ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट, है ना। बिल्कुल अपन लोग समझे, मोटा मोटा अपन को समझ में आएगा भाई कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट कैसे, मोटा मोटा बात, माइक्रो नहीं बोल रहा मैं, मैक्रो बोल रहा हूं। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन बेसिन, तो इन दोनों की डिस्ट्रीब्यूशन अपन लोगों को इससे समझ में आएगी। ये हेल्प करता है एक्सप्लेन करने में परमानेंसी ऑफ ओशन बेसिन। अपन इससे समझ में आएगा कि भाई कितना परमानेंट है ओशन बेसिन, तो ये अपन को एक्सप्लेन करती है ये चीज। फिर फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक क्रस्ट, फंडामेंटल डिफरेंस दिखाता है किसके बीच में? कॉन्टिनेंटल और ओशनिक क्रस्ट के बीच में। ये एग्जैक्ट दिखाएगा आप लोगों को। मैंने क्या बोला ना, ओशनोग्राफी में आप लोगों को लिखना नहीं है, दिखाना है ना, पढ़वाना नहीं है, दिखाना है। तो बस वो ये चीज दिखाता है, ये ब्रिज करता है अपना जियोमॉर्फोलॉजी को, ओशनोग्राफी को और प्लेट टेक्टोनिक्स को। अगर इन तीनों चीजों में आप लोगों को रिलेशन बनाना है तो इसी से आप लोगों का रिलेशन देखने को मिलेगा। आई बात समझ में, है ना। जियोमॉर्फोलॉजी और ओशनोग्राफी और प्लेट टेक्टोनिक्स, है ना। ये रीजंस है कि अपन लोगों को इतना ज्यादा देखना पड़ रहा है। अब स्ट्रक्चर ऑफ हिप्सोग्राफिक कर्व, भाई पहली बात एक्स एक्सिस पे क्या होगा मेरा? परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस एरिया, क्या है? परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस एरिया। और वाई एक्सिस पे क्या होगा?
एलिवेशन अमंग द डेप्थ बिलो द मीन सी लेवल, है ना। तो देखो ये मेरा क्या दिख रहा है, एक्स एक्सिस पर एरिया दिख रहा है ना। एक मिनट में इसको ना रेड कर लेता हूं, ये दिख रहा है, ये मेरा एरिया दिख रहा है, इधर वाला एरिया देखो, है ना। एक्स वाई एक्सिस पर क्या दिख रहा है मेरा, एलिवेशन अब एंड डेप्थ बिलो द मीन सी लेवल। तो देखो मैं ना नीचे से ऊपर तक ये क्या दिखा रहा है, हाइट दिखा रहा है, एलिवेशन अब ये 0 से नीचे दिखा रहा है, तो ये मेरा बिलो द सी लेवल हो गया। तो मतलब एक ही में मैं अपना ऊंचाई और नीचाई दिखा दूंगा, है ना। जो मैंने स्टार्टिंग में बताया ना वही इप्सोग्राफी का। जैसे देखो ये मेरी हाइट है 8 किलोमीटर, जो मेरी हाइट दिख रही ना, हाइट इन मीटर है, ठीक है, किलोमीटर नहीं है, ये हाइट इन मीटर है, ठीक है, ये नीचे यहाँ पे किलोमीटर में है। तो ये देखो ये मीटर में 8 मीटर, ये गया ये गया ये गया, यहाँ से आप लोगों का मीन हाइट आ गई है, ये वाली लगभग ये वाली दिख रही है ना। तो देखो ये है, अब देखो ये मेरा ये चल रहा है पूरा, ये चल रहा है, ये दिख रहा है आप लोगों का 0, ये मेरा सी लेवल है, क्या है, सी लेवल है 0 पर, है ना। जब मेरा 0 पर सी लेवल है, और मैंने आप लोगों को बोला था कि जो मेरे कॉन्टिनेंटल सेल्फ जो होता है वो मेरा लगभग 200 मीटर के आसपास होता है ना, है ना। तो देखो लगभग उतना ही है ना, आई बात समझ में, लगभग, है ना, ये रही दिख रही है, लगभग 200 मीटर के आसपास, 1 किलोमीटर भी मान लो, 100 मीटर भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया, अब ये देखो ये हो गया मीन हाइट लैंड हो गया। अब ये देखो यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, फिर ये हो गया मेरा कॉन्टिनेंटल स्लोप दिख रहा है, ये दिख रहा है नीचे। कॉन्टिनेंटल स्लोप मैंने कहा था लगभग 4 किलोमीटर तक होता है, तो ये देखो 4 किलोमीटर तक बना हुआ कॉन्टिनेंटल स्लोप। ये अभी भी सी लेवल चल रहा है, ये सी चल रहा है। अब 4 किलोमीटर के बाद आप लोगों को क्या देखने को मिल जाएगा, यहां तक मेरा क्या है, पूरा का पूरा मेरा कॉन्टिनेंटल मार्जिन खत्म हो गया। इसके बाद मेरा डीप सी प्लेन आ गया यहाँ पर, ये देखो, है ना। अब ये जो चीज दिख रही है ना, ये चीज, ये ट्रेंच है। मैंने बताया था ना लगभग 4 से 6 किलोमीटर के आसपास नीचे अपनी ट्रेंच हो सकती है, तो ट्रेंच है। तो ये मैं ना मोटा मोटा मैं बता रहा हूं इस तरीके का। ये मेरा क्या है, एरिया है कि कितना किलोमीटर तक जा रहा है ना, किलोमीटर स्क्वायर तक। और ये मेरा क्या है, हाइट देख रहे हैं ऊपर नीचे। तो आप आराम से बना सकते हो इस तरीके से, आई बात समझ में। ये है मेरा हिप्सोमेट्रिक या फिर हिप्सोग्राफिक या और बायथमेट्रिक कर्व ऑफ अर्थ, है ना। बायथमेट्रिक क्या है, बायथमेट्रिक भी बोल सकते हो उसको। आगे बात समझ में, आगे बढ़े चलो। ये देखो यही वही चीज है, नॉर्मली कुछ नहीं है, जो मैंने अब बताया था। बस बनाने का तरीका क्या है, सिंपल सा बनाओ, पहले डायग्राम बना दो ऐसे, फिर यहाँ पर दिखा दो, ये आप लोगों की बन गई। यहाँ पर बस आप लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में दिखा देना कितना है। आगे बस समझ में, देख लो 1 2 3 बना लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ बाय मॉडल नेचर क्या है, बाय मॉडल नेचर मैंने अभी बताया था ना, आप लोगों को समझाऊंगा क्या होता है ये। भाई हिप्सोग्राफिक कर्व जो है वो बाय मॉडल है। कैसे है, बाय मॉडल, जब कोर कंसेप्ट याद रखना। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर 2 डोमिनेंट पीक और प्लेटफॉर्म देखने को मिलते हैं, क्या, या 2 डोमिनेंट पीक्स अपन लोगों को देखने को मिलते हैं, या इसको अपन प्लेटफॉर्म भी बोल सकते हैं। ये रिफ्लेक्ट करता है 2 फंडामेंटली डिफरेंट सरफेसेस को। 2 फंडामेंटली डिफरेंट सरफेसेस इसके अंदर होते हैं। पहला होता है कॉन्टिनेंटल प्लेटफॉर्म, दूसरा होता है मेरा ओशनिक प्लेटफॉर्म, ठीक है। इसको मैं हाईलाइट करना भूल गया था। पहला होता है कॉन्टिनेंटल प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो भाई बाय मॉडल है ना ये, तो हिप्सोग्राफिक कर्व जो है एक बाय मॉडल है। भाई यहाँ पर देख रहे हो ना, कॉन्टिनेंटल और अपना ओशनिक। तो ये भैया फर्स्ट मॉडल क्या हो जाएगा, फर्स्ट मॉडल क्या हो जाएगा मेरा, या प्लेटफॉर्म जिसको बोल सकते हैं, मॉडल ही बोल सकते हैं, मोड भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्टिनेंटल प्लेटफॉर्म, तो भाई कॉन्टिनेंटल प्लेटफॉर्म का एलिवेशन कितना होता है, मोस्टली 0 से 300 मीटर अबव सी लेवल होता है। क्या होता है, 0 से 300 मीटर अबव सी लेवल। इसका मतलब ये कॉन्टिनेंट है, अभी वहां पे नहीं आया, ये कॉन्टिनेंटल सेल्फ नहीं आया। ये जो दिख रहा है ना आप लोगों को, ये इतना हिस्सा, ये वाला, ये जो मैंने येलो कर रहा हूं, ये है आप लोगों का क्या, कॉन्टिनेंटल प्लेटफॉर्म। आई बात समझ में। अभी मैं कॉन्टिनेंटल सेल्फ पे नहीं पहुंचा हूं, याद रखना, है ना। ये रिप्रेजेंट करता है कॉन्टिनेंट्स को, कॉन्टिनेंटल सेल्फ को भी, है ना। जब सबमर्ज्ड पार्ट, जितना भी सबमर्ज हो गया ना पार्ट उसका, उसको बोलते हैं अपन। आई बात समझ में, है ना। भाई बाद में होगा सबमर्ज, है ना, तो इसको बोल सकते हैं। एरिया एवरेज कितना है, लगभग अपना अर्थ का 29% ऑफ अर्थ सरफेस जो है इसका एरिया है।
मतलब कॉन्टिनेंट्स की बात कर रहे हैं, कॉन्टिनेंट्स की बात कर रहे हैं। तो कॉन्टिनेंट्स अपन को पता है लगभग 21% है अपने पास, तो बस वही चीज हो गई है ना। तो सॉरी 29% है, 71% अपना पानी पानी है, तो पानी पानी वाली बात हो गई है ना। की इनसाइट्स क्या लोग इसके, कॉन्टिनेंट्स आर रिलेटिवली यूनिफॉर्म इन हाइट, ज्यादातर जो होते हैं ना यूनिफॉर्म होते हैं हाइट में ज्यादातर, लेस वेरिएबल कंपेयर टू द ओशन डेप्थ, भाई बहुत कम वेरिएबल्स होते हैं। भाई आप लोगों को पता है कि नीचे आप लोगों का मिड ओशनिक रिज देखने को मिल रही है, और वो जो है एज कंपेयर टू द कॉन्टिनेंट्स ये क्या है आप लोगों के न्यू है, तो ये ऑब्वियस सी बात है वेरिएबिलिटी तो बढ़ती जाएगी। आगे बात समझ में। सेकेंड मोड इसका जो है वो है ओशनिक प्लेटफॉर्म का, मतलब अबाइजल प्लेन है ना। डेप्थ क्या है, लगभग 4 से 5 किलोमीटर बिलो सी लेवल हो गई है ना। रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट क्या करेगा, अबाइजल प्लेन और डीप सी बेसिन। अब देखो, अब मैं अबाइजल प्लेन अकेला क्यों नहीं बोल रहा इस चीज को, देखो मैं दिखा देता हूं आप लोगों को वीडियो में। मैं इस पूरे एरिया को अबाइजल प्लेन क्यों नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि प्लेन तो ये हो गया मेरा केवल, लेकिन यहां पर मेरे सी माउंट्स भी देखने को मिल रहे हैं, तो इस पूरे एरिया को मैं अबाइजल प्लेन थोड़ी बोलूंगा है ना। जो प्लेन है उसको तो प्लेन बोलूंगा। हम लोग जो अपने कॉन्टिनेंट के ऊपर भी जाते हैं तब हम लोग देखते हैं कि भाई हिल्स हैं, स्लोप्स हैं है ना, वैलीज हैं, तो अब उसको अकेले को प्लेन को, और प्लेन्स है तो प्लेन को प्लेन ही तो बोलूंगा, तो अबाइजल प्लेन बिल्कुल प्लेन होता है। लेकिन डीप सी बेसिन जो होंगे वो पूरा बेसिन इलाका हो जाएगा है ना। तो ये रिप्रेजेंट करता है डीप सी बेसिन और अबाइजल प्लेन को। एरिया कवर कितना होता है, लगभग 71% ऑफ द अर्थ सरफेस। वैसे भी आप लोगों को स्टार्टिंग से ही पता है कि 29% हम लोगों का कॉन्टिनेंट है, 71% जो है ओशन है ना। तो वही वाली बात हो गई। की इनसाइड देख लो, ओशन फ्लोर्स आर मोर यूनिफॉर्म, ये ज्यादा यूनिफॉर्म होते हैं, मच डीपर, ये रिलेटिवली यूनिफॉर्म होते हैं, लेकिन ज्यादातर यूनिफॉर्मनेस कहां देखने को मिलती है, ओशन में देखने को मिलती है। ये बहुत डीप होते हैं और स्ट्रक्चरली डिस्टिंक्ट फ्रॉम दी कॉन्टिनेंट, भाई पूरा स्ट्रक्चरली अलग होते हैं कॉन्टिनेंट से। आगे बात समझ में है ना। आई बात समझ में। बाय मॉडल का नेचर मतलब समझ में आ गया ना। हिप्सोग्राफिक कर्व में भाई एक कॉन्टिनेंटल प्लेटफॉर्म और ओशनिक प्लेटफॉर्म दोनों देखने को मिलते हैं इसके अंदर। भाई ये हिप्सोग्राफिक कर्व रिवील क्या करता है आप लोगों को, हिप्सोग्राफिक कर्व रिवील क्या करता है, तो अपन लोग इसको देख रहे हैं। पहली चीज रिवील करता है फंडामेंटल लैंड सी डायटोमी, क्या करता है, फंडामेंटल लैंड सी डाइकोटोमी है ना। क्या करता है, लैंड सी डाइकोटोमी। जैसे अर्थ सरफेस इज नॉट रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड, याद रखना पूरे अर्थ का जो सरफेस है ना वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। टू डोमिनेंट लेवल जो है वो एग्जिस्ट करती हैं, एक होती है कॉन्टिनेंटल लेवल, एक होती है ओशनिक लेवल, ये दो अपनी जो होती है वो एग्जिस्ट करती है। कंक्लूड अगर इसको करेंगे, लैंड एंड ओशन बेसिन्स आर जेनेटिकली डिफरेंट, ये क्या है, लैंड और ओशन बेसिन जो है वो जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं, नॉट एक्सीडेंटल फीचर्स, क्या होते हैं, ये कोई एक्सीडेंटल फीचर्स नहीं है, ये जेनेटिकली डिफरेंट है। आई बात समझ में है ना। नाउ परमानेंसी ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन बेसिन, परमानेंसी ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन बेसिन क्या है भाई, परमानेंसी क्या है भाई, कॉन्टिनेंट्स, परमानेंसी ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन बेसिन, शार्प सेपरेशन बिटवीन कॉन्टिनेंटल प्लेटफॉर्म अबाइजल प्लेन, भाई पूरा अच्छा कर रहा तरीके से ये सेपरेट कर रहा है कॉन्टिनेंटल प्लेटफॉर्म और अबाइजल प्लेन को, इंडिकेट कर रहा है कॉन्टिनेंट्स को, डू नॉट रैंडमली सिंक, ये रैंडमली सिंक नहीं होते हैं, ठीक है, ये कॉन्टिनेंट को क्या है, इंडिकेट कर रहा है, जो कि इससे ये दिखाता है कि कॉन्टिनेंट रैंडमली सिंक नहीं करते, एकदम से नहीं चले जाते हैं, और ओशन बेसिन्स डू नॉट रैंडमली राइज, एकदम से ये राइज भी नहीं करते, अपने आप ही राइज नहीं करते, कोई ना कोई फिनोमिना होगा, उसी से हम लोगों को समझ में आएगा है ना। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि परमानेंसी ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड ओशन बेसिन ये दिखाता है अपन लोगों को, इससे हम लोगों को शार्प सेपरेशन देखने को मिलता है कॉन्टिनेंटल प्लेटफॉर्म अबाइजल प्लेन में, और इंडिकेट करता है कॉन्टिनेंट डू नॉट रैंडमली सिंक एंड ओशन बेसिन्स डू नॉट रैंडमली राइज। आई बात समझ में। तो अगर मैं बात करूं कि ये चीज आप लोगों को कहां लेके आने पड़ेंगे, देखो मैंने ये चीज बता दिया आप लोगों को कि भाई क्या है, भाई कहां यूज करोगे इसको, तो यूज भी तो बताना पड़ेगा ना। तो देखो पीवाईक्यू में एक चीज आई थी परमानेंसी ऑफ ओशन बेसिन की, अगर फ्यूचर में भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि भाई परमानेंसी ऑफ ओशन बेसिन का क्या प्रूफ है, तो आप हिप्सोग्राफिक कर्व को एज अ प्राइमरी एविडेंस बता सकते हो है ना। तो आप लोग वहां पर क्या करोगे, इसको यूज करके आओगे। अब बात समझ में आई आप लोगों को इंटरलिंकेजेस कैसे हो रहा है, सिर्फ जियोमॉर्फोलॉजी का आप लोगों को लगेगा कि भाई जियोमॉर्फोलॉजी का है, और ओशन बेसिन्स की परमानेंसी की अगर मैं बात कर रहा हूं
तो लेकिन मैंने क्या किया, ये मैंने ओशनोग्राफी में बता दिया है, लेकिन ये दोनों चीजें कहां देखने को मिलेंगी आप लोगों को, इन दोनों को आप लोगों को इंटरलिंक करना पड़ेगा, ओशनोग्राफी और जियोमॉर्फोलॉजी को। तो वहां पर जब भी आप लोगों को परमानेंसी ऑफ ओशन बेसिन के बारे में बताना होगा तो आप लोगों को हिप्सोग्राफिक कर्व एज अ प्राइमरी एविडेंस दिखाना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो ये दो तो चीज लिख लेना, फंडामेंटल लैंड सी डायटोमी और परमानेंसी ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड ओशन बेसिन। आई बात समझ में, है ना? नाउ थ्योरेटिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसके, थिंकर्स और कंसेप्ट में बताऊं इस चीज का। भाई सबसे पहली बात, मैंने आइसोस्टेसी बताया था आप लोगों को, तो भाई रिलेशन क्या है आइसोस्टेसी के साथ? कॉन्टिनेंट जो है वो है थिकर क्रस्ट है, ये अपन लोगों को इसी से पता चला। लोअर डेंसिटी है उनकी, भाई देखो कॉन्टिनेंट की जो क्रस्ट है वो थिक है, डेंसिटी लोअर है एज कंपेयर टू द ओशन, और फ्लोट, अब इससे क्या हो जाएगा, ये फ्लोट करेगा हायर ऑन द मेंटल, तो मेंटल के ऊपर क्या करेगा, और ऊंचाई पर फ्लोट करेगा क्योंकि डेंसिटी कम है ना। ऊपर से जो ओशनिक क्रस्ट है वो थिन है, डेंस है, इससे क्या होगा, ये ऑक्यूपाई करेगा लोअर लेवल को। तो इससे आप लोगों का ये जो चीज जो है ना, ये चीज पूरी की पूरी, अब ये हिप्सोग्राफिक से पता चला है पर लोगों को, ये सपोर्ट कर रहा है एरी प्रेट का आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट को, है ना। ये सपोर्ट कर रहा है एरी प्रेट का आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट को, ठीक है। अगर ये, अब मैंने बताया ना, ये अपन को पता था, अपन लोगों ने पढ़ लिया था एरी प्रेट थ्योरी, जब आइसोस्टेसी पढ़ रहे थे अपन लोगों ने ये भी देख लिया था कि भाई थिक क्रस्ट होती है, लोअर डेंसिटी होती है, फ्लोट हायर मेंटल। पता कैसे चला? पता कैसे चला? इसी चीज से पता चला, ओशनोग्राफी से। आई बात समझ में? तो ये चीज भी आप लोग यूज करके आना, है ना। नेक्स्ट, प्लेट टेक्टोनिक्स के साथ क्या रिलेशन है इसका? भाई ओशनिक क्रस्ट, यही चीज चल रही है, अपन सिग्निफिकेंस देख रहे हैं ना। अभी तो अपन ने किसके साथ देखा, अभी अपन ने आइसोस्टेसी के साथ रिलेशन देखा, अब देखेंगे अपन लोग प्लेट टेक्टोनिक्स के साथ क्या रिलेशन था। भाई मैंने बताया ना, ये सब चीजें क्या है, एक दूसरे को, ये ब्रिज है, ये ब्रिज है, तो बस ब्रिजिंग ही तो चल रही है। तो ओशनिक क्रस्ट कैसे अपन को पता चला ना, ओशनिक क्रस्ट जो है वो यंगर है और कंटिन्यूअसली रिसाइकल्ड हो रही है ना। ये कैसे पता चला? इसी से। कंटिनेंटल क्रस्ट जो है वो ओल्डर है और मोर स्टेबल है। तो हिप्सोग्राफिक कर्व इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है सी फ्लोर स्प्रेडिंग को, सबडक्शन को और क्रिस्टल डिफरेंशिएशन को। ये सब चीजें मैंने आप लोगों को जियोमॉर्फोलॉजी में बता दी थी, ठीक है। तो हिप्सोग्राफिक कर्व, तो अभी तो मैंने बोला ना, परमानेंसी की बात कर रहा है, ये अपन लोगों को बता रहा है, बहुत सारी चीजें बता रहा है, डिफरेंसेस बता रहा है, यही सब चीजें अपन लोगों को बताई थी। अब कई लोग बोले अरे सर ये तो आपने रिपीट कर रहे हो बार 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 बार। भाई रिपीट तो कर रहा हूं, लेकिन वो पहले जब मैंने बताई थी चीजें, मैंने ये बोला था कि भाई आप लोग दिमाग में रखो ये चीजें, मैं आपको बात बताऊं, ये रीजन है इनके, हमको यहां से पता चली है ये सब चीजें। आई बात समझ में? ओशनोग्राफी से पता चली है, हिप्सोग्राफिक कर्व इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है सी फ्लोर स्प्रेडिंग, सबडक्शन और क्रिस्टल डिफरेंशिएशन को। आई बात समझ में? नाउ अब ये कॉन्टिनेंटल स्लोप जो है वो लेस प्रोमिनेंट क्यों है कर्व में, है ना। हिप्सोग्राफिक कर्व में ये जो कॉन्टिनेंटल स्लोप जो है वो लेस प्रोमिनेंट क्यों है? भाई कॉन्टिनेंटल स्लोप जो होता है वो स्टीप है, नैरो है और ऑक्यूपाई करता है स्मॉल सरफेस एरिया को। कॉन्टिनेंटल स्लोप जो है वो स्टीप है, नैरो है और ऑक्यूपाई करता है स्मॉल सरफेस एरिया को। इससे क्या होगा? हेंस अपीयर्स एज दी स्टीप ट्रांजिशन जोन। क्या है ये? स्टीप ट्रांजिशन जोन की तरह दिखाई देता है अपन लोगों को, कोई ब्रॉड प्लेटफॉर्म की तरह नहीं दिखता है अपन लोगों को, है ना। तो एग्जामिनर आपको कहां फंसाएगा इस चीज में, बताओ। स्टूडेंट जो है ना वो ज्यादातर एक्सजरेट कर देते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप को और अवॉइड कर देते हैं इस मिस्टेक। आई बात समझ में, है ना। ज्यादातर एक्सजरेट करते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप को, लेकिन कहां पर आई? कॉन्टिनेंटल स्लोप की वजह से ये चीज नहीं हो रही है, ये हो रही है आप लोगों का कर्व के कारण। आई बात समझ में, है ना, स्लोप, कॉन्टिनेंटल स्लोप के कारण। आई बात समझ में। नाउ लिमिटेशंस ऑफ हिप्सोग्राफिक कर्व, क्या लिमिटेशंस है भाई इसकी? भाई पहली बात मैंने बता दी, बहुत सारी चीजें बताता है। भाई पहली बात, ये हॉरिजॉन्टल लोकेशन नहीं बताता है। मैंने क्या बताया था, ये मैक्रो आइडियाज देता है ना आप लोगों को, मैक्रो आइडियाज देता है कॉन्टिनेंट और ओशन के बारे में, लेकिन माइक्रो तो नहीं दे रहा, तो इसी चक्कर में हॉरिजॉन्टल लोकेशंस को नहीं बताता है। दूसरा है रीजनल वेरिएशन, है ना, ये रीजनल वेरिएशंस को भी नहीं दिखाता है, ये इसकी लिमिटेशन है। ओवर सिंप्लीफाई करता है कॉम्प्लेक्स ओशन फ्लोर फीचर को। भाई इनने देखो अपन लोगों ने, जब मैंने बताया अभी इसके अंदर, एक मिनट मैं यहां दिखाता हूं आप लोगों को,
जब मैंने हिस्टोग्राफिक कर्व बताया, सिंपल सा ऐसे बता दिया कि भाई सीधा सीधा चल रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है। क्या इसके अंदर मैंने हिल्स बताए? क्या मैंने इसके अंदर ट्रेंचेस बताई? क्या मैंने इसके अंदर आप लोगों को अटोल्स बताए? नहीं बताया ना। तो इसको बिल्कुल ओवर सिंप्लीफाई कर दिया भाई, इन्हें डीप सी प्लेन बना दिया, पूरा का पूरा बस हो गया इस पे। तो ये बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई हो गया ये चीज, आ गई बात समझ में, है ना। तो ओवर सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स ओशन फ्लोर फीचर्स को, ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता, कैन नॉट एक्सप्लेन कॉज ऑफ रिलीफ, ओनली डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। ये कॉज ऑफ रिलीफ जो है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, बस ये दिखाता है कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रहा है। देयरफॉर इट इज अ डिस्क्रिप्टिव इंटरप्रिटेशन टूल, नॉट एन एक्सप्लेनेटरी मॉडल। ये केवल डिस्क्रिप्शन दे सकता है आप लोगों को, इंटरप्रिटेटिव टूल है ये आप लोगों का, कोई भी एक्सप्लेनेटरी मॉडल नहीं है। आई बात समझ में, हो गया हिस्टोग्राफिक कर्व, है ना। अब जो है मेन और जो नेक्स्ट टॉपिक है, क्या है वैसे लंबा खिंच रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या ये आज कंप्लीट हो जाएगा तो कल से मैं आप लोगों को पूरा का पूरा जो सिलेबस में है उसके बेस पे कराने लगूंगा। तो लेयर्स ऑफ ओशनिक वाटर अबव अबाइजल प्लेन अपन लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। समझ में आई ना बात, है ना। स्टार्ट करें। देखो, लेयर्स ऑफ ओशन वाटर अबव एन अबाइजल प्लेन, लेयर्स ऑफ ओशन वाटर अबव एन अबाइजल प्लेन। भाई सीधे सीधे बात है, इसका मतलब है कि हम लोग बात करेंगे वर्टिकल स्ट्रक्चर ऑफ ओशन की, है ना। मतलब वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन, थर्मल हुआ, डेंसिटी वेस्ट हुआ, इस पर अपन लोग बात करेंगे, है ना। तो अबाइजल प्लेन रिप्रेजेंट दी डीप ओशन एनवायरमेंट, क्या दिखा रहा है अपन लोगों का, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डीप ओशन एनवायरमेंट को। हेंस फोकस इज इन ऑन द वर्टिकल लेयरिंग, नॉट हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोगों को फोकस करना पड़ेगा वर्टिकल लेयरिंग पर, ना कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन पर, है ना। तो लेयर ऑफ ओशन वाटर, है ना, समझ में आई ना ये वाली बात। भाई स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती ही ये करके आते हैं कि जब वो अबाइजल प्लेन के ऊपर वाली लेयर को समझाने बैठते हैं तो बस वही चीज करते हैं जो अपन लोगों ने स्ट्रक्चरल वाली बात की थी, बॉटम टोपोग्राफी में जो अपन लोग बात कर रहे हैं ना, बस वही बना के आते हैं। लेकिन ये चीज को दिमाग से निकाल देते हैं कि भाई थर्मल के बारे में बात करनी है। तो अबाइजल प्लेन के जो ऊपर का जो हिस्सा है ना, वो कोल्ड होता है, मतलब वहां का टेम्परेचर 0 से 4 डिग्री के आसपास हो सकता है। हाई डेंसिटी जोन होता है, स्टेबल होता है, और मिनिमल वर्टिकल मिक्सिंग यहाँ पर देखने को मिलती है। अब जब वर्टिकल मिक्सिंग क्या होती है, देखो आगे चल के जब मैं आप लोगों को बताऊंगा, वैसे मैं उतना ज्यादा उस पर ज्यादा फोकस नहीं करूंगा भाई, अलग अलग करंट, ओशन करंट जिसके बारे में बात करूंगा तो मैं नहीं बताऊँ, बस आप लोग ये समझ जाओ कि देखो जब मेरा कॉमन सेंस लगाना कि उसमें पानी मिक्स कैसे होता है पूरे सी के अंदर। पहले मैं इसका छोटा सा आप लोगों को बता देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्या ये, नहीं तो आप लोगों को वर्टिकल मिक्सिंग समझ में नहीं आएगी। क्या होता है, नॉर्मली जब चीजें गर्म होती है, कॉमन सेंस लगाना, जब चीजें गर्म होती हैं, जब कोई चीज हॉट होती है तो वो क्या होता है, वो चीज क्या होती है, हल्की हो जाती है। क्या होती है, हल्की हो जाती है। तो मतलब वो चीज ऊपर जाएगी, जाएगी कि नहीं जाएगी। और जो चीज ठंडी होती है वो चीज नीचे बैठती है ना। जो चीज ठंडी होती है वो चीज नीचे बैठती है। अब समुद्र के अंदर क्या होता है, समुद्र के अंदर क्या होता है, गर्मियों में ये चीज तो हॉट हो गई, है ना, गर्मियों में ये चीज तो हॉट हो गई, और मान लो यहां पर ये कोल्ड हो गई, ये वाली चीज। तो ये हॉट वाटर जो होगा वो मेरा कोल्ड वाटर की तरफ, सॉरी ये कोल्ड वाटर जो होगा वो हॉट वाटर की तरफ आने लगेगा, क्योंकि ये तो इधर जाएगा। अब जब ये यहां आएगा तो ये कोल्ड वाटर जो होगा यहाँ पर क्या होगा, सिंक करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, है ना। क्यों, क्योंकि ये हॉट चीज है वो तो ऊपर जाएगी, जो कोल्ड चीज होगी वो नीचे जाएगी, क्योंकि उसकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है ठंडा होने के साथ में, जो मैंने आप लोगों को क्लाइमेटोलॉजी में बताई थी। अब जो नीचे जो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है, उस जे नीचे जो जाएगी तो अब जो नीचे जो गर्म है वो उसको ऊपर धकेलेगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगी, वर्टिकल मिक्सिंग हो जाएगी। इसको मैं और ज्यादा डीप में बताऊंगा जब मैं आप लोगों को और चीजें समझाऊंगा, लेकिन अभी आप मोटा मोटे समझो कि वर्टिकल मिक्सिंग। अब मेरे को ये बताओ कि अगर ऊपर की लेयर हॉट नहीं रहेगी, अगर ऊपर की लेयर हॉट नहीं रहेगी तो क्या होगा, मिक्सिंग बहुत स्पीड से कम होगी, बहुत कम होगी, है कि नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर कोल्ड होता है, इस चक्कर में मिक्सिंग भी बहुत कम होती है ना। अबाइजल प्लेन के ऊपर की बात चल रही है ये, अभी वहां की बात नहीं चल रही है। आप याद रखना अबाइजल प्लेन क्या होता है मैं सब बता चुका हूं आप लोगों को लास्ट वीडियो में, ठीक है। एग्जाम के अंदर डायग्राम क्या बनाओगे, सरफेस लेयर बना दोगे एक, यहाँ पर मिक्स्ड लेयर बोल सकते हो उसको। थर्मोक्लाइन होता है, थर्मोक्लाइन यहाँ पर एकदम से आप लोगों का टेम्परेचर डाउन हो जाता है। मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा क्या क्या चीज होती है। फिर आप लोगों का डीप ओशन लेयर देखने को मिलती है, ये लेयर्स हैं आप लोगों की, और इसी उसमें बनाना है आप लोगों को, सरफेस लेयर, फिर थर्मोक्लाइन,
और डीप ओशन लेयर, ये 3 लेयर्स देखने को मिलती है। आई बात समझ में, है ना। देखो पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये होता है अबाइजल प्लेन, तो इसके ऊपर का हिस्सा जो भी होगा, ठीक है, ये है ऊपर वाला हो जाएगा आप लोगों का क्या, सरफेस लेयर, ये हो जाएगी सरफेस लेयर वाला हिस्सा। ये हो जाएगा आप लोगों का, कहाँ गया सॉरी, थर्मोक्लाइन, अरे एक मिनट, ये हो जाएगा थर्मोक्लाइन। फिर ये हो जाएगा आप लोगों का डीप से डीप डीप लेयर वाला। आई बात समझ में, है ना। तो ये आप डायग्राम बना सकते हो, मैं आप और भी बताऊंगा डायग्राम, अभी तो समझा तो दूं पहले। बेसिक कंसेप्ट क्या है भाई, ओशन वाटर इज वर्टिकली स्ट्रेटिफाइड। क्या होता है भाई, बेसिक कंसेप्ट है ओशन वाटर इज वर्टिकली स्ट्रेटिफाइड। भाई सीधी सीधी बात है, ओशन वाटर इज नॉट वर्टिकली होमोजीनियस। अगर आप बात करोगे पूरे वर्टिकल में तो कोई होमोजीनियस वाटर नहीं देखने को मिलता है हम लोगों को, ये स्ट्रेटिफाइड मेनली ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंसेस। भाई टेम्परेचर डिफरेंसेस होगा तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर नीचे मिक्सिंग होती जाएगी वर्टिकली, है ना। सैलिनिटी वेरिएशंस, अब मैं बताऊंगा ये सब चीजें ओशनोग्राफी में, बताऊंगा ये सब चीजें, टेम्परेचर डिफरेंसेस के कारण कैसे घूम रहा है, सैलिनिटी वेरिएशंस के कारण कैसे ऊपर नीचे हो रहा है। इससे क्या हो जाएगा, डेंसिटी कंट्रास्ट देखने को हम लोगों को मिलता है। भाई डेंसिटी, कॉमन सेंस लगाना, हाई डेंसिटी क्या होगी, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी वो नीचे जाएगी, लो डेंसिटी क्या होगी आप लोगों की ऊपर बढ़ेगी, है ना। तो अब ऑब्वियस ये बात है, सैलिनिटी अगर ज्यादा होगी तो डेंसिटी हाई हो जाएगी तो वो नीचे बैठेगी, तो जो नीचे जो लो डेंसिटी वाला है वो उसको ऊपर पुश करेगा, है ना। तो इसी वाली बात हो गई, इसीलिए ये डेंसिटी कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। डेंसिटी कॉन्ट्रास्ट के कारण हम लोगों का वर्टिकल वेरिएशन या स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिलता है। तो की प्रिंसिपल क्या है इस चीज का, डेंसिटी डिफरेंसेस क्रिएट स्टेबल लेयर्स। क्या होता है भाई, डेंसिटी डिफरेंशिएट क्रिएट स्टेबल लेयर्स लिमिटिंग वर्टिकल मिक्सिंग इन डीप ओशन। क्या होता है भाई, वर्टिकल मिक्सिंग को डीप ओशन में क्या कर रहा है, ये लिमिट कर रहा है। आई बात समझ में, है ना। नाउ मेजर लेयर्स ऑफ द ओशन वाटर्स, क्या है भाई, लेयर्स देख लो, अब अबाइजल प्लेन के ऊपर अपन लेयर्स देख रहे हैं ना, तो बस वही वाली बात है जो मैंने आप लोगों को डायग्राम बनाया था, वही डायग्राम फिर से है। वर्टिकल स्ट्रक्चर इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू द 3 मेजर लेयर्स। कितनी, 3 मेजर लेयर्स में ये डिवाइड है। पहली है सरफेस या मिक्स्ड लेयर, थर्मोक्लाइन लेयर और डीप ओशन लेयर, मतलब अबाइजल वाटर वाली बात। आई बात समझ में। नेक्स्ट इज सरफेस लेयर या मिक्स्ड लेयर। पहली देखो ये मैंने मोटा मोटा बता दिया, अब एक एक से अपन इनकी थोड़ा थोड़ा सा देखेंगे, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या प्रोसेस है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा समझेंगे। भाई कैरेक्टरिस्टिक क्या है भाई, सरफेस लेयर है मिक्स्ड लेयर की, भाई ये अपर मोस्ट लेयर है ओशन वाटर की। क्या है, ओशन वाटर की सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, इसकी थिकनेस 50 से लेके 200 मीटर तक हो सकती है। ये वेरी करती है विद द लैटिट्यूड एंड सीजन। भाई सीजन के अकॉर्डिंग, भाई मान लो आप लोगों का बहुत गर्मी पड़ रही है ना, तो गर्मी में क्या होगा, ऑब्वियसली बात है ऊपर टेम्परेचर, तो टेम्परेचर जो है रिलेटिवली वार्म होगा, है ना, क्योंकि भाई ऊपर डायरेक्ट पड़ रहा है ना सनलाइट, तो सनलाइट से ऊपर ऑब्वियसली बात है गर्म रहेगा। सैलिनिटी क्या होगी ऐसे इलाके में, ये भाई वेरिएबल होगी सैलिनिटी, और अफेक्टेड बाय द इवेपोरेशन, इस वेरिएबल होगी और इवेपोरेशन से इफेक्ट करेगी, रेनफॉल से इफेक्ट करेगी और रिवर इनपुट से इफेक्ट करेगी। क्यों भाई, इवेपोरेशन होगा तो पानी कम हो जाएगा, इसका मतलब वहां पर सैलिनिटी हाई हो जाएगी, रेनफॉल होगा पानी मिक्स हो जाएगा तो सैलिनिटी कम हो जाएगी। क्यों भाई, डाइल्यूशन बढ़ गया ना, और रिवर इनपुट पानी आ रहा है अच्छा, तो भी आप लोगों की सैलिनिटी कम होगी, है ना। ये सब चीजें मैं बताऊंगा आप लोगों को, कोई बात नहीं है, ये सब चीजें दिखाऊंगा, ठीक है। प्रोसेस क्या है भाई, विंड ड्रिवन मिक्सिंग। क्या है, विंड ड्रिवन मिक्सिंग होती है भाई इसमें। क्यों, क्योंकि भाई ऊपर से हवा चल रही है, हवा से ये चीज मिक्सिंग होती चली जा रही है, सोलर हीटिंग हो रही है और वेव एक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब ये वेव क्या होता है सब बताऊंगा, आने तो अभी तो स्टार्ट किया है ना। सिग्निफिकेंस क्या है, हाई बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी है यहाँ पर, एक्टिव एयर सी इंटरेक्शन देखने को मिलता है हम लोगों को, और डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस क्लाइमेट एंड वेदर। ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है, क्यों, क्यों भाई ऊपर का है। आई बात समझ में, है ना। नाउ एग्जाम में क्या करोगे भाई, एग्जाम की मैं टिप दे दूं, मेंशन दैट सरफेस लेयर इज एब्सेंट इन स्टेबिलिटी अबव द अबाइजल प्लेन। क्या है भाई, अपन लोगों को ये मेंशन करना है कि सरफेस लेयर जो है वो एब्सेंट होती है इन स्टेबिलिटी अबव द अबाइजल प्लेन, बट कंट्रोल हीट ट्रांसफर टू डीपर लेयर। ये क्या करता है, कंट्रोल करता है हीट ट्रांसफर को डीपर लेयर में। आई बात समझ में, है ना। नाउ थर्मोक्लाइन लेयर, क्या, थर्मोक्लाइन लेयर, थर्मोक्लाइन लेयर कौन सी थी, सेकंड लेयर थी ये। तो मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्चुअल जोन है ये, याद रखना,
ये तो ऊपर का जोन हो गया, नॉर्मली आप लोगों को जो दिखाई देता है। दूसरा है थर्मोक्लाइन लेयर। इसमें क्या होता है, थर्मोक्लाइन क्या होता है, पहली बात तो थर्मोक्लाइन जो है एक ट्रांजिशन जोन है जहां पर टेम्परेचर डिक्रीज होता है रैपिडली, ठीक है, बहुत जल्दी स्पीड से टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है विथ इंक्रीजिंग डेप्थ। जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगी आप लोगों का टेम्परेचर बहुत जल्दी से डिक्रीज हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये बिल्कुल आप लोगों का मिक्स्ड लेयर के नीचे होती है। मिक्स्ड लेयर मतलब सरफेस लेयर, है ना। थिकनेस कितनी होगी इसकी भाई, बहुत लगभग हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स तक आप लोगों की ये हो सकती है, कुछ हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स तक आप लोगों की ये हो सकती है। यहाँ पर टेम्परेचर ग्रेडियंट बहुत स्टीप होगा। मैंने आप लोगों को जब क्लाइमेटोलॉजी करा रहा था तब मैंने बताई थी स्टीप टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब, स्टीप टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब है एकदम से टेम्परेचर को कम हो जाना या फिर एकदम से बढ़ जाना। यहां पर कम हो रहा है तो इसका मतलब एकदम से कम हो रहा है, इसका मतलब स्टीप टेम्परेचर ग्रेडियंट यहां पर देखने को मिल रहा है। एक्ट्स एज वेरियर टू वर्टिकल मिक्सिंग, तो ऑब्वियस सी बात है इसी से अब चूंकि एकदम से टेम्परेचर गिर गया तो वर्टिकल मिक्सिंग नहीं हो पाएगी इसके कारण। आई बात समझ में, है ना, है ना। इसीलिए तो वो पूरा का पूरा ओशन का जो ओशन करंट जो है ना वो बहुत लंबी दूरी के बाद ही आते हैं, एक जगह से आ रहा है दूसरी जगह से चल रहा है, ऐसा नहीं है कि हल्की हल वहीं से हो रही है। आई बात समझ में। नाउ एसोसिएटेड कंसेप्ट इसके साथ अगर मैं बात करूंगा, एक होता है पाइनोक्लिन। क्या होता है, पाइनोक्लिन। अगर वर्ड यूज करोगे ना एग्जाम के अंदर यूज करके ना ऐसे वर्ड्स, पाइनोक्लिन का मतलब होता है जहां पर आप लोगों की डेंसिटी जो है वो कम ज्यादा हो रही है। क्या हो रही है, डेंसिटी जो है वो कम ज्यादा हो रही है, मतलब डेंसिटी ग्रेडियंट को अपन लोग क्या बोलते हैं, पाइनोक्लिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाइनोक्लिन। एक होता है हेलोक्लिन। क्या होता है, हेलोक्लिन। हेलोक्लिन में होता है सैलिनिटी ग्रेडियंट, मतलब यहां पर आप लोगों की सैलिनिटी कम ज्यादा देखने को मिलती है तो इसको बोलते हैं अपन लोग हेलोक्लिन। आई बात समझ में, है ना। पाइलोक्लिन और हेलोक्लिन के बारे में समझो, मोटा मोटा समझ में आई ना ये वाली चीज। पाइनोक्लिन का मतलब होता है डेंसिटी को कम ज्यादा होना, और डेंसिटी कम ज्यादा डिपेंड किस पे करती है, आप लोगों की टेम्परेचर पर और सैलिनिटी के ऊपर, ठीक है। और आप हो गया। दूसरा आप लोगों का अगर सैलिनिटी कम ज्यादा हो रही है तो उसको अपन लोग बोलते हैं हेलोक्लिन। क्या बोलते हैं, हेलोक्लिन। तो ये पूरा का पूरा यूजुअली जो कोइंसाइड करता है विद द थर्मोक्लिन। थर्मोक्लिन क्या होता है आप लोगों का, टेम्परेचर को कम ज्यादा होना, है ना। ग्रेडियंट मतलब पूरी बुरी बात है ग्रेडियंट की बात में। आई बात समझ में, क्लीन क्लीन, तो ठीक है। थर्मोक्लिन मतलब आपको टेम्परेचर का, सैलिनिटी का होगा हेलोक्लिन और डेंसिटी का होगा पाइनोक्लिन, पाइक्लोक्लिन। आई बात समझ में, है ना। लैटिट्यूडनल वेरिएशन क्या देखने को मिलता है, स्ट्रॉन्ग एंड परमानेंट इन ट्रॉपिक्स। ऑब्वियस सी बात है लैटिट्यूड क्यों क्यों हो रहा है भाई ये स्ट्रॉन्ग और परमानेंट, भाई ट्रॉपिक्स पर क्यों, भाई सीधा ओवरहेड है, ठीक है। सीजनल इन टेम्परेट रीजन, ठीक है, टेम्परेट रीजन होगा वहां पर सीजनल देखने को मिलेगा। वीक और एब्सेंट इन नियर पोल्स, क्यों भाई वहां पर आप लोगों का थर्मोक्लाइन की प्रॉब्लम आ रही है ना। थर्मोक्लाइन आप लोगों का इतना ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है, इसीलिए जहां पर आप लोगों को फ्लक्चुएशंस ज्यादा देखने को मिलेगी वहां पर स्ट्रॉन्ग लैटिट्यूडनल वेरिएशन देखने को मिलेगा। आई बात समझ में, है ना। इंपोर्टेंस अबव सी प्लेन, है ना। इंपोर्टेंस क्या है भाई, भाई प्रिवेंट करता है ये वार्म सरफेस वाटर फॉर्म को, वार्म सरफेस वाटर फ्रॉम रीचिंग अवाइजल प्लेन डेप्थ, है ना। तो ये अपन को प्रिवेंट कर, बट जो नीचे आप लोगों का अवाइजल प्लेन के ऊपर जो पानी होता है ना वो कोल्ड होता है, याद रखना, एज कंपेयर टू द सरफेस। अब चूंकि यहां पर एकदम से थर्मोक्लाइन टाइप की चीज आ गई है, थर्मोक्लाइन लेयर आ गई है, ये तो बिल्कुल एकदम से बहुत वो हो गया, तो इसीलिए जो गर्म पानी है ना वो यहां पर आने से रोक देता है। तो मतलब क्या हो गया, ये प्रिवेंट करता है वार्म सरफेस वाटर फ्रॉम रीचिंग अवाइजल प्लेन। आई बात समझ में, ये मेंटेन करता है कोल्ड स्टेबल डीप ओशन कंडीशंस को, है ना। ये मेंटेन करता है कोल्ड स्टेबल और डीप ओशन कंडीशंस को। आ गई बात समझ में, है ना। आई बात समझ में। नॉर्मली ये देखो मोटा मोटा आप बोलो अरे सर ये तो आपने पूरा का पूरा वही बता रहे हो जो आप लोगों ने क्लाइमेटोलॉजी, वही तो चीजें हैं, वही तो चीजें मिक्स हो रही हैं, है ना। तो ये समझी, देखो कितनी बड़ी बात है कि जो लोग अगर डायरेक्ट बिना पढ़े जाते और कॉमन सेंस लगाते तो ऊपर के लिख देते, वो लिखो, वो एज ए इंट्रोडक्शन आधे पेज में लिख सकते हो। अगर 20 नंबर का क्वेश्चन आता है उसको आधे पेज में यूज करो, लेकिन ये मेन चीज है जिसके अंदर अपन लोग सारी लेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तीसरी लेयर है अपन लोगों की डीप ओशन लेयर या फिर अवाइजल वाटर, है ना। डीप ओशन लेयर या फिर अवाइजल वाटर, कुछ भी बोल सकते हैं इसको।
कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी भाई, एक्सटेंड करता है फ्रॉम बेस ऑफ थर्मोक्लाइन टू ओशन फ्लोर। कहां तक रहेगा, बिल्कुल बेस ऑफ थर्मोक्लाइन से, जहां तक बिल्कुल थर्मोक्लाइन के बेस से ओशन फ्लोर तक ये पूरा जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं डीप ओशन लेयर। टेम्परेचर कितना होगा यहाँ पर, यूनिफॉर्मली कोल्ड होगा, 0 से 4 डिग्री जो जितना होता है। डेंसिटी बहुत हाई होगी इस इलाके की, आपको पता है वैसे भी क्योंकि बहुत नीचे पहुंच गया है। प्रेशर एक्सट्रीमली हाई होगा, एक्सट्रीमली हाई प्रेशर है। लाइट जो होगी आप लोगों की कंप्लीटली एब्सेंट होगी, क्यों, ऊपर जो है यहाँ से लाइट आएगी, ये तो रुक गए ना, यहाँ पर इतने नीचे थोड़ी लाइट आएगी, ये बात समझ में है ना। स्टेबिलिटी देखो इसकी कैसी रहेगी, हाईली स्टेबल लेयर है, क्यों भाई, कोल्ड है ना, ऊपर ना तो एयर चल रही ना कुछ चल रही, इसलिए ये हाईली स्टेबल लेयर है। ना टेम्परेचर वेरिएशन ज़्यादा देखने को मिल रहा है, ना ही आप लोगों की सैलिनिटी वेरिएशन इतनी ज़्यादा देखने को मिल रही है, ना ही आप लोगों का क्या बोलते हैं आप लोगों को, मैं भूल गया मिनट, डेंसिटी आप लोगों की देखने को मिल रही है। आई बात समझ में। तो मिनिमम वर्टिकल मिक्सिंग में मिनिमम होगी, क्यों, क्योंकि इसके बीच में आप लोगों को थर्मोक्लाइन देखने को मिल रहा है, और थर्मोक्लाइन जो है आप लोगों का ये इसको रोक देता है वर्टिकल मिक्सिंग को। लॉन्ग रेसिडेंस टाइम जहाँ पर देखने को मिला, हंड्रेड्स टू थाउजेंड्स ऑफ ईयर यहाँ पर देखने को मिलती हैं चीजें, है ना। तो यहाँ पर आराम से पड़ी रहती है, इसीलिए तो मैंने बोला ना कि जो डीप सी जो है अवाइजल लेयर जो है आप लोगों को मिनरल्स के लिए, फ्यूचर में जो आप लोगों के मिनरल्स है ना उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। फॉर्मेशन क्यों हो रहा है, कैसे बन रहा है ये, भाई ये ओरिजिनेट होता है किसके द्वारा, पोलर रीजन्स के द्वारा, नॉर्थ अटलांटिक और साउथ ओशन में, है ना, और साउथ ओशन के द्वारा। कोल्ड सलाइन वाटर सिंक्स एंड स्प्रेड हॉरिजॉन्टली, क्यों भाई, जो आप लोगों मैंने बताया था ना कि जो कोल्ड चीज होगी वो नीचे सिंक करेगी, तो कोल्ड सलाइन वाटर मतलब हो गया आप लोगों का, इसके अंदर सैलिनिटी हाई होगी, इसका मतलब डेंसिटी हाई होगी। देखो एक तो कोल्ड है, ऊपर से डेंसिटी हाई है, तो क्या हो जाएगा, वो वाटर जो होगी वो नीचे की तरफ सिंक करेगा, और वो ना वर्टिकल स्प्रेड ना करते हुए हॉरिजॉन्टली स्प्रेड करेगा एज अ डीप ओशन करंट, है ना, डीप ओशन करंट के तौर पर। आई बात समझ में। इसको आप लोग सीधा सीधा लिंक कर सकते हो थर्मो हेलाइन सर्कुलेशन के साथ, थर्मो हेलाइन सर्कुलेशन के साथ। इसके अंदर क्या होगा आप लोगों का, अवाइजल वाटर इज अ पार्ट ऑफ ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट, है ना। दो अवाइजल वाटर जो है वो पार्ट है ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट का। अब देखो ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट वाली बात है वो मैं आप लोगों को आगे सब चीजें बताऊंगा, है ना, ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट वगैरह सब चीजें बताऊंगा। भाई आप लोगों को दिख ही रहा होगा आज के टाइम पे ये कितना ज्यादा वीक होने लगा है। तो जो अवाइजल वाटर है एक पार्ट है ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट का, ये प्ले करता है रोल इन लॉन्ग टर्म क्लाइमेट रेगुलेशन में, लॉन्ग टर्म क्लाइमेट रेगुलेशन में इसी का रोल है, इसीलिए थर्मो हेलाइन सर्कुलेशन के साथ इसका लिंक है। आई बात समझ में। अब ये क्या होता है मैं आप लोगों को जब पूरी की पूरी ओशन सर्कुलेशन के बारे में बताऊंगा ना, ओशन वाटर सर्कुलेशन, तब मैं अब ये समझा दूंगा। हाँ उसको भी मैं इतना डीप में नहीं बताऊंगा, लेकिन आप लोगों को आइडिया तो हो जाएगा एग्जाम में लिखने के लिए, है ना। नाउ अब ये देखो ये तीनों बोथ लेयर्स थी, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम है इस चीज का, आप लोगों को बना के आना है। एक तो देखो ये मैंने वाटर के बारे में बताया है, और आप लोगों को स्ट्रक्चर के बारे में बताओगे, तो स्ट्रक्चर क्या बताओगे, जो मैंने आप लोगों को बॉटम टोपोग्राफी बताई थी ना स्टार्टिंग पे, है ना, तो वो बॉटम टोपोग्राफी बता देना, उसका डायग्राम बना देना पूरा का पूरा, और थोड़ा थोड़ा सा 2-3 लाइन लिख देना। उसके बाद आप लोगों को ये लिखना है, ठीक है। अब डायग्राम देखो, ये मेरा सी सरफेस है, ये जो दिख रहा है ना आप लोगों को आई एम सॉरी, ये मेरा सी सरफेस है, ये सी सरफेस है। अब इसके नीचे ये आ गया आप लोगों का मिक्स्ड या सरफेस लेयर बोल सकते हैं इसको, है ना। तो ये हो जाएगा इसके एग्जैक्ट नीचे, ये आ गया मेरा मिक्स्ड या सरफेस लेयर हो गया नीचे, इसके नीचे। फिर उसके तुरंत नीचे आप लोगों को मिलेगा थर्मोक्लाइन लेयर, क्या मिलेगी, थर्मोक्लाइन लेयर, जहां पर आप लोगों का रैपिड फॉल हो रहा है टेम्परेचर के अंदर, है ना, ये इतने इलाके में। आई बात समझ में। फिर इसके तुरंत बाद आप लोगों को देखने को मिल रहा है डीप ओशन वाटर, क्या देखने को मिल रहा है, डीप ओशन वाटर देखने को मिल रहा है, जो कि कोल्ड है, डेंस है और स्टेबल है। और इसके नीचे क्या है आप लोगों का अवाइजल प्लेन है, ये बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है। आ गई बात समझ में। तो ये आप लोगों का स्ट्रक्चर बन गए, तीनों लेयर देखने को मिल गई, 1 2 3 ऐसे बना दो, है ना, ये सरफेस हो गया, ये वाली चीज हो गई। आ गई बात समझ में, है ना। नाउ मैं ये वाले डायग्राम की बात कर रहा था, देखो एक लेयर वाली, ये वाले डायग्राम की बात कर रहा था नॉर्मली,
कि जब आप बनाओगे तो आप लोग फिजिकल में ये बना देना, वाटर वाली बात नहीं है, ये वाली हो गई। आप चाहो तो इसमें भी आप बना सकते हो, ये वाइजल प्लेन हो गई, तो यहाँ पर आप लोगों का ये सी हो गया, ये आप लोगों का थर्मोहाइलाइन हो गई, जो सॉरी थर्मोक्लाइन हो गई, यहाँ पर ऊपर से यहाँ पर मिक्स्ड लेयर हो गई। अब एग्जैक्ट क्या है ना, यहाँ से अपन लोग ये दिखाने भाई कितनी मिक्स्ड लेयर कितनी नहीं है, इसलिए ये आप लोगों का स्ट्रक्चर में बना देना ये वाली डायग्राम। ये मैं कल बता चुका हूँ, जिन लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा वो प्लीज़ वो वीडियो देख लें, है ना। साथ में देखो यही वही चीज़ है, हवाईजल प्लेन यहाँ दिखा दिया है मैंने, ये हवाईजल प्लेन है, ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया मेरा। ये स्ट्रक्चर इस तरीके से बना के आना एग्जाम के अंदर, है ना। ये स्ट्रक्चर हो गया, देखो अपना ये स्ट्रक्चर यहाँ दिखा देंगे। मैंने आप लोगों को वाटर वाला भी दिखा दिया है, जितना होना था मैंने बता दिया। अब देखो हवाईजल प्लेन जो है वो वाटर इतना यूनिफॉर्म क्यों है मैंने अभी आपको बताई भाई। पहली बात तो हवाईजल प्लेन हवाईजल वाटर पर क्या है, सोलर रेडिएशन नहीं आ रही है, बहुत नीचे हो गया ना भाई, आज 6 से 7 किलोमीटर नीचे, कभी कभी 10 किलोमीटर नीचे, बहुत नीचे हो जाता है भाई, है ना। तो वहां पर आप लोगों का सोलर रेडिएशन नहीं है। साथ इसके कारण क्या होगा, इंसुलेशन किसके द्वारा हो रहा है, थर्मोक्लाइन के कारण हो रहा है। और ऊपर से विंड इंड्यूस्ड मिक्सिंग नहीं हो रही है यहाँ पर, और हाई प्रेशर सप्रेस जहाँ पर देखने को मिल रहा है टर्बुलेंस वाला। इसीलिए अपन लोगों का जो हवाईजल वाटर जो है वो यूनिफॉर्म है। इससे क्या हो जाएगा, हवाईजल प्लेन इज ओवर रेन बाय कोल्ड डेंस यूनिफॉर्म एंड स्टेबल वाटर मासेस, है ना। आई बात समझ में, आ गई बात समझ में, है ना। तो डायग्राम आप बना के आना, बिल्कुल मैंडेटरी डायग्राम है, याद रखना। क्या करोगे, सिंपल वर्टिकल सेक्शन बनाना, बिल्कुल लेवल क्लियर करना इस चीज को भाई। सरफेस मिक्स्ड लेयर, वार्म मिक्स्ड वाली बात है, थर्मोक्लाइन रैपिड टेम्परेचर फॉल हो रहा है यहाँ पर, और डीप ओशन या हवाईजल वाटर वाली बात है, कोल्ड डेंस स्टेबल वाली बात होगी। तो इसके बाद आप लोगों का क्या आ जाएगा, हवाईजल प्लेन आ जाएगा। तो भाई ये वाला वही की वही डायग्राम है, बहुत मैंडेटरी है, ये बना के आना, अफोर्ड नहीं कर सकते, इसको छोड़ना आप लोग। आई बात समझ में, है ना। अब सिग्निफिकेंस क्या है भाई वर्टिकल लेयर का, है ना। तो भाई ये मैं ना वैल्यू एडिशन में डाल रहा हूँ इस चीज़ को कि भाई सिग्निफिकेंस देख लो इस चीज़ को, क्यों एग्जाम में अगर आप लोगों के पास नहीं मिले आप लोगों को तो क्या करोगे, सीधी सीधी बात है ना। तो ये कंट्रोल करता, पहली बात है वर्टिकल लेयर ही तो पूछ रहे हैं ना, ये कंट्रोल करता है ओशन सर्कुलेशन को, न्यूट्रिएंट साइक्लिन को, और मरीन इकोसिस्टम को। याद रखना ये कंट्रोल कर रहा है ओशन सर्कुलेशन को, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग को, और मरीन इकोसिस्टम को। साथ में ये इन्फ्लुएंस कर रहा है क्लाइमेट स्टेबिलिटी को, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को, है ना। अभी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या होता है मैं जब एनवायरमेंट कराऊंगा तो उस टाइम बताऊंगा, लेकिन मोटा मोटा समझ लो, जो अपने एनवायरमेंट के अंदर जो कार्बन आ रहा है ना उसको ये सोख रहा है अंदर की। आई बात समझ में। इंपोर्टेंट फॉर डीप सी बायोडाइवर्सिटी, भाई नीचे अगर स्टेबिलिटी नहीं होती, ठीक है, तो डीप सी बायोडाइवर्सिटी हो पाती क्या, है ना भाई। इधर पानी जा रहा है उधर पानी जा रहा है, वर्टिकली इधर उधर हो रहा है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मरीन रिसोर्स एक्सप्लोरेशन में भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में, है ना। नाउ अगर मैं इसको बात करूं वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन की, इसको कंक्लूड करना है, तो वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन, अब देखो हाँ मैं ये चीज़ तो बताने भूल गया, अच्छा हुआ ये चीज़ यहाँ पे मैंने लिखी हुई है कि ये जो मेरा अगर क्वेश्चन आएगा ना एग्जाम के अंदर, तो कभी भी अगर मेरा क्वेश्चन आता है अगर अवाइजल प्लेन के नाम पे, तो अवाइजल प्लेन के ऊपर क्या लिख सकते हो, और अगर क्वेश्चन आया है वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन का तो भी यही लिख के आना है। आई बात समझ में, वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन का, तो इसीलिए मैंने कंक्लूजन यहाँ पे लिखा हुआ है इस चीज का। तो वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ ओशन वाटर अबव अवाइजल प्लेन रिफ्लेक्ट द फंडामेंटल रोल ऑफ टेम्परेचर एंड डेंसिटी इन कंट्रोलिंग ओशन स्टेबिलिटी, सर्कुलेशन and long-term climate regulations, making it critical component of physical oceanography। आ गई बात समझ में, ये वाली लैंग्वेज आप लोग यूज करके आ सकते हो, बिल्कुल लगेगा कि एक ज्योग्राफी ऑप्शनल का स्टूडेंट लिख रहा है ये चीज, है ना। आगे बढ़े, है ना। अब देखो ओशन फ्लो टॉपिक्स के जो मैं आप लोगों को कल से स्टार्ट करवाया हुआ है पूरा, उसको भी अपन थोड़ा सा करते हैं, प्रोसेस फॉर्म लिंकेज उसको ही आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। ओशन फ्लो टॉपिक इसी तो चल रहा है पूरा पूरा, इसके अंदर आप लोगों को फ्लो चार्ट बनाना है, बहुत जरूरी है प्रोसेस फॉर्म लिंकेजेस के साथ में। तो देखो प्रोसेस क्या हो रही है, प्लेट टेक्टोनिक की प्रोसेस हो रही है, ये मेरा अब वो टॉपिक खत्म हो गया, ये अब मेरा फिर से ओशन फ्लोर वाला टॉपिक ही चल रहा है, उसके अंदर प्रोसेस वाली बात चली है। तो पहले प्लेट टेक्टोनिक्स होता है,
इसके अंदर आप लोगों को डाइवर्जेंस या कन्वर्जेंस होगा, ऑब्वियस सी बात है प्लेट्स का। इससे आप लोगों को रिज या ट्रेंचेस बनेंगी और सेडिमेंटेशन या इरोजन होता है। इससे आप लोगों का प्रेजेंट ओशन फ्लोर रिलीफ देखने को मिलता है जो बन रहा है आप लोगों का। आ गई बात समझ में, है ना? वेट, चलो 1 घंटा 10 मिनट के समथिंग हो गया है, लेकिन आप लोग ये मत सोचना कि ये बहुत लंबा हो रहा है। इसको अपन कंप्लीट कर लेते हैं, 10-15 मिनट का और बचा हुआ है। जाना है 10-15 मिनट भी मैंने बहुत बोल दिया, ठीक है? अपन इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, थोड़ा सा ही बचा हुआ है, क्यों अपन यहाँ दिमाग लगाए। इंडियन ओशन कॉन्टेक्स्ट अगर बात करूं, ये वैल्यू एडिशन के लिए है। क्या करोगे, इंडियन ओशन के अंदर ये नैरो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। यहाँ पर क्या है, नैरो कॉन्टिनेंटल शेल्फ देखने को मिलते हैं। बस अब बे ऑफ बंगाल का एग्जांपल मत लेना। बे ऑफ बंगाल का अगर एक तरफ रख दिया जाए तो पूरा का पूरा यहाँ पर हम लोगों को कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो देखने को मिलते हैं वो नैरो देखने को मिलते हैं, है ना? दूसरा है वेल डेवलप्ड मिड ओशन रिज यहाँ पर देखने को मिलते हैं यहाँ पर लोगों को, ठीक है? थिक सेडिमेंट डिपोजिशन कहाँ पर देखने को मिलते हैं, इंडस रिवर के पास में और गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर के पास में। देखा होगा आप लोगों ने, है ना? जो आप देखा होगा। स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस क्या है भाई, यहाँ पर ट्रेड और जियो पॉलिटिक्स यहाँ पर देखने को मिलती है ना? तो ये वाली चीज अपन यूज करके आ सकते हैं। हाँ, वैसे भी मैं आप लोगों को जब स्ट्रक्चर बताऊंगा नीचे का डीप सी का इंडियन ओशन वाला, तब भी ये चीजें होंगी, है ना? बॉटम टोपोग्राफी करेंगे ना, तो बॉटम टोपोग्राफी कराऊंगा तो उसमें ये चीजें वैसे भी होंगी, तो वैसे आप मोटा मोटा समझ लो इस चीज को, है ना? देखो वैसे मेरा लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोगों के लिए एक अच्छी चीज है कि मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाई किस तरीके से आप लोगों को आंसर लिखना है जिससे आप लोगों के मैक्सिमम मार्क्स आए, है ना? तो देखो सबसे पहले स्ट्रक्चर में क्या करोगे, अगर 10 से 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो सबसे पहले डेफिनेशन स्टार्ट करना, इसके बाद एक डायग्राम जरूर बनाना, फिर एक्सप्लेन करना जो भी आप लोगों को पूछा गया है, प्रोसेस एग्जांपल जो भी पूछा गया है, और फिर सिग्निफिकेंस पे खत्म कर देना, ठीक है? अगर कोई शॉर्ट नोट टाइप का क्वेश्चन आ रहा है ना, शॉर्ट नोट टाइप पर, तो आप लोगों को 4 से 5 क्रिस्प पॉइंट बहुत है उस टॉपिक के ऊपर। एक डायग्राम जरूर बनाना है, कोई भी अननेसेसरी डाटा को आप लोगों को अवॉइड करना है। याद रखना ये ह्यूमन ज्योग्राफी या इकोनॉमिक ज्योग्राफी नहीं है जहां पर हम लोग डाटा बहुत ज्यादा यूज कर रहे थे। यहाँ पर हम लोगों को अननेसेसरी डाटा यूज नहीं करना है। आई बात समझ में? तो गोल्डन रूल याद रखना अपना आंसर राइटिंग का, यहाँ पर हम लोगों को डायग्राम से मार्क्स लेके आने हैं, ना कि पैराग्राफ से। आप कितना भी लिखाओ, एग्जामिनर आप लोगों को मार्क्स देगा ही नहीं अगर आप लोगों ने डायग्राम से नहीं बनाए तो। आई बात समझ में, है ना? नाउ अगर मैं पूरा का पूरा ओशन फ्लोर वाले का अगर मैं पूरा कंक्लूजन लिखूं तो क्या मैं लिख सकता हूं, ओशन फ्लोर रिलीफ रिफ्लेक्ट दी डायनेमिक इंटरेक्शंस बिटवीन लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर, अंडरस्टैंडिंग इट इज क्रूशियल फॉर प्लेट टेक्टोनिक्स, क्लाइमेट सिस्टम, मरीन रिसोर्स, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। देखो आई बात समझ में? तो ये आप लोग आराम से एग्जाम में लिख सकते हो कंक्लूजन, अगर कभी भी ओशन फ्लोर रिलीफ के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है ना? होमवर्क क्या है आप लोगों का भाई, सबसे पहले डायग्राम पर फोकस करो, अपने नोट्स ठीक करो, और इनमें से कोई भी एक आंसर लिख लो, ठीक है? आई बात समझ में? आप लोगों को लिखना जरूरी है भाई, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो जो होगा ना उसमें मैं आप लोगों को कोई भी ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अंडरलोड करूं, ठीक है? अंडरलोड नहीं करूंगा, ठीक है? आई बात समझ में? तो मैं आप लोगों को बॉटम टोपोग्राफी ऑफ अटलांटिक, इंडियन और पैसिफिक ओशन बताने वाला हूं नेक्स्ट में, जो आप लोगों के सिलेबस में लिखा हुआ है, और हम लोग उतना ही करेंगे जितना एग्जाम के लिए जरूरी है और जितना हमारा फ्यूचर में पूछा जा सकता है। आई बात समझ में, है ना? तो अगर 1% भी आप लोगों को लगता है कि मैंने आप लोगों की हेल्प की है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।